आप तो रॉड नहीं खोल रही ना? नहीं, पक्की बात। ये तो ऐसा लग रहा है कुछ टच हो रहा है। हाँ, तो अब आप महसूस कर रही हैं कि आप जैसे जैसे पानी के पास आ रही हैं, आपकी रॉड जो है वो खुलती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है सामने से कुछ चीज हिट हो रही है। हाँ, कोई हिट हो रही है और उसको फोर्स कर रही है। तो ये पानी का ऑरा है। ऑरा के बारे में ना जानना, उसका क्या कुछ नुकसान है उसमें? अगर उसको तकनीक मालूम है तो वो कहीं पर भी नेगेटिव जगह पर भी अपने ऑरा को मैनेज कर सकता है, बढ़ा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। एक सिंपल आदमी इन आँखों से ऑरा को बहुत अच्छे से देख सकता है, क्योंकि इस एपिसोड में मैंने अपना ऑरा खुद देखा है। आप कई बार किसी आदमी से बात भी नहीं करते हो, पर आपको लगता है कि यार इसके सामने बैठा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। आप जब किसी लोअर फ्रिक्वेंसी के ऑरा के साथ कम्युनिकेट करते हो, इवन फोन से भी बता रहा हूँ मैं, तो भी वो आपकी एनर्जी जो है ना सक कर रहा होता है। अगर इंस्टेंट मुझे अपना ऑरा पॉजिटिव बनाना है या बहुत स्ट्रांग बनाना है तो मैं इंस्टेंट क्या करूँ उस टाइम? मंत्र कौन सा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैन लोग अगर ओम नमो रंताणम बोलेंगे तो उनका भी उतना ही काम करेगा जितना ओम नमः शिवाय बोलने वाले हिंदू का। और अगर मुसलमान कोई अपना अगर वो भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी उनका काम हो जाएगा। आप जानवरों के साथ रहो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। क्यों? दे गिव यू एनर्जी। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे वाइब्रेंट होते हैं तो उनका ऑरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों? अभी उन्होंने इतनी एनर्जी को डैमेज किया नहीं है। लेकिन आज दादी का ऑरा 15-20 फीट का मिल जाता है और उसके पोते का ऑरा 4-5-6 फीट का होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? उनको खाना ऐसे मिल रहा है ना बेचारों को। सब वो मैगी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। इतनी लो एनर्जी का फूड है ये कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो जैसे जैसे आप नीचे लेके आओगे ना, अचानक वो जो आपने हाथ में जो हवा का दबाव फील किया ना, वो सेम दबाव आपको यहाँ भी फील होगा। लोग जो है ऑरा को देख भी सकते हैं। कैसे देखा जा सकता है? हाँ, देखिए ऑरा को देखने का तरीका क्या है। फिर आप महसूस करोगे कि उसके चारों तरफ एक हेलो, एक वाइट लाइट जो है ना वो दिखाई देने लगेगी आपको उसके चारों तरफ। अब इसको थोड़ी धीरे धीरे दूर कीजिए। हाँ, ब्लू दिखाई दिया है। हाँ। blue। तो मतलब इसे ये कहा जा सकता है कि आपके ऑरा में बीमारी पहले ही आ जाती हाँ, है। ऑरा में देखिए हमेशा बीमारी पहले आती है ओके। और उसके बाद में फिजिकल लेवल पर मैनिफेस्ट होती है। बाद में। यूं। अगर तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग है ना, तुम्हें कोई भी दुनिया का ब्लैक मैजिक असर नहीं कर पाएगा। प्रणाम इंडिया पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज ये एपिसोड किस पर होने वाला है। जी हाँ, आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर NK शर्मा सर, जो आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि पार्ट 2 लेकर के आओ। और आज इस एपिसोड में हमने डॉक्टर NK शर्मा सर के साथ ऑरा को कैसे क्लीन किया जा सकता है, इसके साथ ही चक्रास पे बात की है। इस एपिसोड में आपको एक अलग पॉइंट मिलेगा, एक अलग ऑरा को कैसे देखा जा सकता है, ये आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू दिखने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि ऑरा को देखा नहीं जा सकता है, या ऑरा को देखने के लिए एक अलग से आपको एक ऐसी इंट्यूटिव पावर चाहिए होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंपल आदमी इन आँखों से ऑरा को बहुत अच्छे से देख सकता है, क्योंकि इस एपिसोड में मैंने अपना ऑरा खुद देखा है। पूरा लाइव डेमो देखा है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप भी अपना घर बैठे कर सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट को अच्छे से एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। इस एपिसोड में हमने मेरे साथ तो ऑरा चेक किया ही है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, पानी, फल, उस पे भी हम लोगों ने ऑरा चेक किया है, जिसमें उसका भी ऑरा क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत अमेजिंग एपिसोड है। ऑरा से रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ऑरा के बारे में और क्या क्या जानना है, या चक्रा से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अपना सवाल जरूर भेज सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार मेरा। कैसे हैं आप? एकदम परफेक्ट ऑलवेज। जी, अभी आपकी जो पिछली वीडियो हम लोगों ने जब पब्लिश की थी तो लोगों ने बहुत सारा प्यार उस वीडियो को दिया है, एंड बहुत सारे लोगों की डिमांड पे दोबारा आपको यहाँ बुलाया गया है कि हम लोग आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि सर से आप ऑरा के बारे में बात कीजिए, चक्रास के बारे में बात कीजिए। तो हमने सोचा कि चलो सर को बुला करके इस टॉपिक पे और डिटेल में बात की जा सकती है। तो सर, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, आपके साथ मुझे भी दी हैं। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया आपको, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ऑरा और चक्रास। अच्छी बात।
ऑरा के बारे में हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे जानते हैं कि ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, तो मतलब अगर ऑरा किसी का बहुत पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बैठना। किसी का बहुत नेगेटिव होता है तो उसके साथ बैठने से प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई इसके साथ ज़्यादा देर बैठा नहीं जा सकता। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑरा के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आज आप कई सारे टूल्स ऐसे लेके आए हैं जिसमें हम लोग डेमो देख सकते हैं कि हम ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं, लाइव डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक लेमैन कैसे इस बात को समझ पाएगा कि ऑरा एक्चुअल में है क्या। और मान लीजिए कि ऑरा के बारे में किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे नहीं पता ऑरा क्या है, मेरी लाइफ तो एकदम बेस्ट चल रही है, तो ऑरा के बारे में ना जानना उसका क्या कुछ नुकसान है उसमें? हाँ, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो ऑरा क्या है मैं बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखिए हम सालों से अपने घर में कई तरह के फोटोग्राफ्स रखते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि एक भगवान की तस्वीर है और उसके चारों तरफ जो एक हेलो यानी कि एक रोशनी ऐसे बनी हुई है ना। और हम हर भगवान, जितने भी भगवान की फ़ोटो बनाते हैं, हम उसके चारों तरफ एक रोशनी जरूर बनाते हैं, है ना। चाहे कोई भी भगवान हो, साईं बाबा के, इवन साईं बाबा के पीछे भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बना दी गई है। एक्चुअल में आप जब किसी को भी एक हाइटेंड सोल यानी कि जो आत्मा थोड़े हायर लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, अच्छी आत्माएं, संत आत्माएं होती है, तो उनकी रोशनी इतनी प्रबल रूप से उनके अंदर से एमिनेट यानी कि बाहर निकल रही होती है कि कोई आदमी जब उनके प्रवचन सुनता है या उनके साथ बातचीत करता है ना, तो उनको वो ऑरा वास्तव में एक रोशनी की तरह, धुएं की तरह दिखाई देती है, वास्तव में दिखाई देती है। और तो ये तो वो तो चूंकि हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी दिखाई देती है, लेकिन वैसे भी हर आदमी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको, या बायो एनर्जी कहते हैं, ये हर आदमी के चारों तरफ होती है। लिविंग की भी होती है, सजीव की भी होती है और निर्जीव की भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस संसार में अगर आप एक एनर्जी के साइंस को समझोगे या क्वांटम फिजिक्स के लॉ को समझोगे, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है E=mc², कि हर चीज़ संसार में एक विशेष स्तर पर तरंगित हो रही है। ये मतलब इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो सजीव भी वाइब्रेट हो रही है थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी पे, निर्जीव वाइब्रेट कर रही थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी पे, पर दोनों में एनर्जी का फोर्स काम कर रहा है एटॉमिक लेवल पर। इसलिए हम हर अणु के साथ में कम्युनिकेशन करने की क्षमता भी रखते हैं। तो अब ये जो वाइब्रेट करते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग जो भी है, जानवर, पेड़ पौधे, ये थोड़े ज़्यादा हायर लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इनकी एनर्जी थोड़ी जल्दी फील की जा सकती है। अब नॉन लिविंग थोड़ी लोअर है, तो थोड़ा उसको देखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, यानी तो किसी की सेंसिटिविटी अच्छी है तो शायद उसको इमीडिएट ऑन द स्पॉट भी दिख जाए। मैं आज आपको नॉन लिविंग का मतलब है, एक पेन है आपके पास, मान लो मैं आपको पेन का ऑरा दिखा दूंगा, आज मैं दिखाऊंगा। अच्छा, लोग भी देख सकेंगे घर में, अगर उनके पास, सबके पास पेन होंगे, है ना, बैठे होंगे घर में। अच्छा, कोई भी देख सकता है? अरे घर में कोई, अरे एनीबॉडी कैन सी। अब एक चम्मच घर में होगा, आपके घर में कोई भी एक टूल ले लीजिएगा अपने जिसको आप लटका के देख सकें। इवन एक चाबी है, गुच्छा है, तो चाबी भी ऐसे रख लीजिएगा, मैं चाबी का भी दिखा दूंगा आपको ऐसे। तो हर लिविंग नॉन लिविंग में एनर्जी होती है। तो उसको हम जो उस वाइब्रेशन को, जो है कंपन को, हम उसको कहते हैं ऑरा, आभा मंडल, है ना, इस तरह से। तो ये तो हो गया आभा मंडल। अब आपने पूछा था दूसरा प्रश्न कि अगर कोई नहीं सीखे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और सीखे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि आप एक ऊर्जा के इतने बड़े सोर्स हो, आपके डे टू डे लाइफ में आपका ऑरा कितनी तरह के नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों से इंटरेक्शन करता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता, आप अनजान हैं उस साइंस से। और उसके कारण जो है ना, आप जो है कई बार सफ़र भी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोगों को नज़र लगती है, और लगती है, ये तो हकीकत बात है, क्योंकि अच्छा खासा गया था और जब पार्टी से आया तो एकदम हेडेक हो गया, बीमार पड़ गया, ऐसा होता ना।
तो लोगों को लगता है पता नहीं, लोग है ना उसको कैजुअली कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी कारण जोड़ देते हैं, पता नहीं तबीयत खराब हो गई होगी, कुछ गलत खा लिया होगा जी, ऐसे, यानी तो मौसम खराब है जी, करेक्ट, तो वो दोस्त बाहर डाल देते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में आपके ऊपर एक नज़र का एक प्रभाव पड़ रहा होता है, वो किस पे पड़ता है? ऑरा पे। ओके, तो ऑरा जो है ना इन्फ्लुएंस्ड हो रहा होता है उस समय, क्योंकि हमारा ऑरा जो है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो हर पल किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह से जो है ना प्रभावित होकर एक्शन रिएक्शन कर रही होती है, यानी कि या तो नेगेटिवली उससे प्रभावित हो रही होती है और या नहीं तो पॉजिटिवली प्रभावित होकर एक्सपेंड हो रही होती है। अगर मैं एक मंदिर में जा रहा हूँ और वहाँ की ऊर्जा प्रबल है, तो मैं वहाँ जाते ही मेरी ऊर्जा ना एकदम कहीं थोड़ी बढ़ जाएगी। पर मैं अगर उसके बजाय मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ थोड़ी नेगेटिव लोग रहते हैं, नेगेटिविटी चलती है ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है मेरी ऊर्जा थोड़ी डल होने लग जाएगी, यूँ समझ लें ऐसे। तो इस तरह से ऑरा है ना हमारा इंटरेक्शन करता है उस चीज़ में। तो इसीलिए जो आदमी ऑरा के साइंस को समझ जाता है ना, उसका फ़ायदा ये होता है, ही कैन इमीडिएटली इन्फ्लुएंस हिज ओन ऑरा एंड ही कैन कंट्रोल। वो अपने ऑरा को अगर उसको तकनीक मालूम है तो वो कहीं पर भी नेगेटिव जगह पर भी अपने ऑरा को मैनेज कर सकता है, बढ़ा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। समझे ना? और नहीं मालूम है तो फिर आप अनजाने में किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों का आप जो है ना क्या बोलते हैं, प्रभावित होकर आप उसका फ़ायदा नुकसान उठा रहे होते हैं, फिर ऐसा होता है। इसलिए ऑरा जानना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। अगर जैसे मान लीजिए किसी का ऑरा बहुत नेगेटिव है तो क्या सिम्टम्स होंगे, मतलब कैसे पता चलेगा इसका बहुत नेगेटिव ऑरा है, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, हमें नोटिस में आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो क्या होता है, हर व्यक्ति को समझना जरूरी है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन एनर्जी का एक भंडार है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ही इज़ वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वो नेगेटिव थॉट में जी रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी सारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव, जितने भी इमोशंस और थॉट्स हैं ना, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के होते हैं जनरली। मतलब एक प्रेम करुणा की फ्रीक्वेंसी बड़ी हायर होती है ना, तो वहाँ लोअर जो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, गुस्सा, ये जितनी भी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उसका फ्रीक्वेंसी लोअर साइड में होती है। तो ऐसे आदमी का जो ऑरा होता है ना, वो थोड़ा डाउन भी होगा अगर वो नेगेटिव किस्म का है तो, और साथ ही साथ उसकी बॉडी में से जो एक वाइब्रेशन निकल रहे होते हैं वो हमें भी फील होते हैं, क्योंकि तभी तो आपने देखा होगा कि आप कई बार किसी आदमी से बात भी नहीं करते हो पर आपको लगता है कि यार इसके सामने बैठा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, या सोचने से ही मतलब ऐसा लगता है कि मत सोचो उसके बारे में। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उसका ऑरा जो है वो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी का है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब किसी लोअर फ्रीक्वेंसी के ऑरा के साथ कम्युनिकेट करते हो, इवन फ़ोन से भी बता रहा हूँ मैं, दूर से भी, इवन पास की तो बात छोड़ दो, अगर आप एक नेगेटिव कोई आदमी है जो अमेरिका से बात कर रहा है आपके साथ और आप उसके साथ जब यहाँ से फ़ोन पे बात कर रहे हो, जूम पे या टीवी पे बात कर रहे हो, तो भी वो आपकी एनर्जी जो है ना सक कर रहा होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम उनसे बात करके ना फिर वी डोंट फील इजी फॉर सम टाइम, क्योंकि हमें वापस रिकवर करना पड़ता है अपनी एनर्जी को। अब समझे ना, दिस इज हाउ वी इंटरेक्ट आवर ऑरा। तो कुदरत का नियम है ना कि आप अगर थोड़े हायर एनर्जी पे हो तो हमेशा लोअर एनर्जी की तरफ एनर्जी फ्लो कर जाती है ऑटोमेटिकली। लोअर एनर्जी वाला हमेशा आपकी एनर्जी विड्रॉ करता है, खींचता है आपसे सक करता है, इसलिए हम उसको एनर्जी सकर्स कहते हैं। इवन एक बीमार आदमी भी अगर आपके सामने आके बैठ जाएगा ना, जिसकी एनर्जी लो है, अगर आपके सामने बैठ जाएगा ना, आपको थोड़ी देर के बाद उबासी आने लग जाएगी, आपको सुस्ती आएगी और आपकी एनर्जी लो फील करेंगे आप। और जब उसको चला जाता है उसके बाद आपको लगता है कि चलो थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा उठ के जरा इधर उधर बाथरूम जाके आ जाओ, कुछ भी, यू मैनेज योर एनर्जी अगेन देन। समझे ना, ये सटल लेवल पर इतना हमारे जीवन में इंटरेक्शन हो रहा होता है ना, ये हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता वास्तव में। समझे ना? तो इस तरह से जो है ये जो ऑरा है, ये ऑरा कोई भी व्यक्ति
इसको फील कर सकता है, इसको मेजर कर सकता है, इसको देख सकता है नंगी आंखों से, ऑरा को देख सकता है, ऑरा को क्लीन कर सकता है, ऑरा को एक्सपेंड कर सकता है। आप समझे ना। और एक प्रकार से ऑरा को एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपकी चुंबकीय शक्ति, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो आपने कभी नोट किया होगा, कोई एक व्यक्ति आता है जो बड़ा वाइब्रेंट है और बड़ी एनर्जी लेके बात कर रहा है, तो आपको ना ऐसा लगता है यार ये बड़ा यूनिक आदमी यार, थोड़ा मतलब इसको एक वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ना, आप उनसे प्रभावित हो रहे होते हो। तो और मान लो आपके सामने आकर बैठ के कुछ प्रपोजल भी रख रहा है, कोई मीटिंग भी कर रहा है ना, तो तुम्हें लगता है कि यार बड़ा डायनामिक आदमी लग रहा है यार, बड़ा मतलब कॉन्फिडेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ही इज वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो ये उसके अंदर वो थॉट है, वो इमोशंस है ना, इसके कारण उसकी बॉडी की एनर्जी भी वैसे ही मैग्नेटिक वे में वाइब्रेट करती जा रही है कंटिन्यूसली। तो इसीलिए ऐसे लोग जनरली किसी के साथ में जब जुड़ते हैं तो उनको अपने वश में भी कर सकते हैं। वश में करने मतलब है वो काला जादू वाला नहीं, वश का मतलब है वो लोग उनसे प्रभावित होकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो दे डू देयर जॉब, दे डू देयर वर्क, ऐसे इस तरह से बोलते ना। मैं बोलते पता नहीं यार वो आदमी ऐसा था, वो ऐसी इतना उसकी पर्सनालिटी बड़ी ऐसी थी कि मैं उसको मना नहीं कर पाया जी, ऐसे बोलते ना। तो वो मैं उस ढंग से बात कर रहा हूँ, वश का मतलब है इस तरह से। तो वो क्योंकि हायर मैग्नेटिक एनर्जी वाला लोअर मैग्नेटिक एनर्जी वाले को तो प्रभावित तो करेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हमारी भी एनर्जी हाई होगी तब तो फिर वो अलग हो जाए, समझो। वो फिर दोनों आपस में थोड़े ऐसे से बैलेंस कर रहे होंगे आपस में, ये समझ लो। ऐसे होता है, ये ऑरा का गेम है वास्तव में। करेक्ट। जैसे इसी में अब मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो सुबह बहुत अच्छे मूड से उठा है, ठीक है, उसने पूजा पाठ किया, उसे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी मिली। अब वो अपने वर्क प्लेस पे गया या कहीं भी उसे जहाँ जाना है, वहाँ उसने सबको सुनाया कि मुझे ये गुड न्यूज़ मिली है, मेरा आज का मूड बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों से जब वो इंटरेक्ट करता है तो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो उसको डीमोटिवेट कर देते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो हमारा ऑरा जो इतना पॉजिटिव था वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में इंस्टेंट हम क्या करें अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाए रखें? देखिए क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारी हैबिट जो है वो रिएक्शन की हैबिट हमारी किस तरह से है। अभी एक सेकंड में देखिए, अभी सपोज आप 10 लोगों के बीच में खड़कर अपनी बात बता रहे हैं ना, अपना अचीवमेंट, लेकिन उसमें सिर्फ एक आदमी आपके बारे में ठीक नहीं बोल रहा है, मान लो वो गलत बोल रहा है आपको लेकर, तो आप है ना वो 9 की बातों को भी दिमाग में नहीं रखोगे। ये कमाल की बात होती है। हाँ। और वो आप एक आदमी की बात को लेते क्या बोलोगे, इसने ऐसे कैसे कह दिया है, ये मतलब मेरी चीज़ क्या इतनी ख़राब थी, यानी मेरा न्यूज़ क्या इतना बेकार था, कुछ भी। तो आप देखिए क्या होता है, हर आदमी की रिएक्टिव कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब जो लोग अंदर से इस बात को समझे हुए होते हैं, यार दुनिया है भाई, हर एक की अपनी अपनी राय है, उसने अपनी राय दी तो मैं क्यों लूँ भैया, मुझे क्या करना है, उसकी मर्जी, बोलने दो, मुझे तो मतलब मुझे अपने आप पे विश्वास है जी, मुझे 4 लोगों ने तारीफ कर दी, बहुत हो गया जी मेरे लिए। तो एक ऐसा भी एटीट्यूड होता है, और एक एटीट्यूड होता है कैसे बोल दिया यार, मैंने इतनी अच्छी बात बताई और ये बिल्कुल मान ही रहा है। तो आप है ना तो आपकी अपनी वो कमजोरी मैं कह सकता हूँ कि यू आर रिएक्टिंग जस्ट अननेसेसरली टू ए वन पर्सन। बोलता है 1-2 लोगों ने थोड़ा नहीं रिस्पॉन्स दिया तो आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी हैबिट है, आपकी अपनी सोच और आपका ऐसी आपने कंडीशनिंग बनाई हुई है। तो उससे बाहर निकलना पड़ता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे मिलते भी होंगे जो उनको कितना भी गलत भी बोलते तो मुस्कुराते रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे, उनका ऑरा ऐसा होता है ना कि they have made like this themselves। अब समझे ना, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो है सबकॉन्शियसली समझो कि रिएक्शन या एक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होते ही रहते हैं। तो ये हर व्यक्ति पे निर्भर होता है। तो सर इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं ऐसी जो मतलब अगर इंस्टेंट मुझे अपना ऑरा पॉजिटिव बनाना है या बहुत स्ट्रांग बनाना है तो मैं इंस्टेंट क्या करूँ उस टाइम पर? हाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऑरा को बहुत पावरफुल बनाती है।
उन चीज़ों का अभ्यास करके अपने ऑरा को मेंटेन करना पड़ता है। अब समझे? देखिए, पहला तो ये है कि एक तो जिन लोगों ने आपका इस वीडियो को देखकर रेकी सीखी है, तो रेकी अपने आप में इतना प्रबल ऊर्जा का सोर्स है कि अगर कोई रेकी का अभ्यास रेगुलरली अपने बॉडी पे पूरे बॉडी को चार्ज करता है तो उससे भी उसकी एनर्जी हमेशा हायर लेवल पे रहेगी। मतलब नॉर्मल आदमी अगर एक 10 फीट में वाइब्रेट करता है तो उसकी 20 फीट में वाइब्रेट करेगी, तो वो बहुत बड़ा एक प्रकार से प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन हो जाएगा उसका, पहली बात। फिर जो आदमी किसी भी मंत्र का जाप कर रहा होता है, कोई भी मंत्र देखिए, अब हर धर्म के मंत्र अलग है, अफ्रीका का अलग है, चाइना का अलग है, मान लो है ना, कोरिया का अलग है, तो अब वो आपका बिलीफ सिस्टम है ना। अब बुद्धिस्ट लोग अलग मंत्र जाप करते हैं, तो ये तो मंत्र कौन सा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैन लोग अगर ओम नमो अरहंताणम बोलेंगे तो उनका भी उतना ही काम करेगा जितना ओम नमः शिवाय बोलने वाले हिंदू का। और अगर मुसलमान कोई अपना कलम क्या पढ़ता है, वो पढ़ते हैं उनका, अगर वो भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी उनका काम हो जाएगा। क्यों? अल्टीमेटली मंत्र तो खैर शब्द है और उसके वाइब्रेशन भी है, लेकिन साथ साथ में आपका भाव और इंटेंशन भी तो है ना। करेक्ट। अब समझे ना? बिकॉज तो वो जो भाव और इंटेंशन जो आप पॉजिटिव एक क्रिएट कर रहे हो, तो उसके कारण भी, और वो शब्दों की जो गूंज है, क्योंकि आखिरकार कोई भी शब्द दोहराओगे तो कंपित तो होगा ना, तो वो हमारे सेल और आभा मंडल को वाइब्रेट करता है। अगर मैं अभी टेबल भी बोलूँ ना, खाली टेबल तो भी मेरा ऑरा वाइब्रेट करेगा। मैं अगर इसके साथ श्रद्धा जोड़ दूं ना कि टेबल बड़े भगवान है जी, मनोकामना पूरी करते, ओम टेबलाय नमः, ओम टेबलाय नमः, मैं ऐसे बोलूं तो भी मेरा काम होगा। क्यों? मैंने टेबल पर श्रद्धा कर ली। तो मतलब मैं जिस चीज के साथ, देखिए आप कोई भी शब्द के साथ इमोशन ही तो जोड़ते हो ना। अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो आप तो भाव जोड़ते हो ना, मेरे जीसस क्राइस्ट का, मेरे अब्दुल मोहम्मद पैगंबर का, मेरे फलाने गुरु नानक जी का, भाव ही तो जोड़ते हो ना। तो उसके कारण वो वाइब्रेशन आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मंत्र जाप भी बहुत ज़बरदस्त आपके ऑरा को एक्सपेंड करके रखता है। और तीसरा होता है ध्यान। ध्यान में क्या होता है, यू आर अंडर मैक्सिमम रिलैक्सेशन, समझे ना आप। तो उसके कारण क्या होता है, आपकी जो दबी हुई जो ऑरा जो बाहर निकल नहीं पा रही थी स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण, वो तुरंत जो है ना एक्सपेंड होकर बढ़ने लग जाती है। इसलिए मेडिटेटिव टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनकी एनर्जी हमेशा हायर रहती है। ठीक है ना। और फिर कुछ लोग जो है क्रिस्टल, रुद्राक्ष वगैरह का आप जानते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब एनर्जी के टूल्स हैं, है ना। तो उससे भी उनका ऑरा थोड़ा बढ़ जाता है, उससे भी वो भी बढ़ाने लायक है। आप अगर पेड़ पौधों के पास रहते हो ना, तो भी आपका ऑरा बढ़ जाता है। क्योंकि भाई आप किस एनर्जी के पास बैठे हो, वो तो मदर नेचर, उसकी एनर्जी हमें ऐड ऑन होती है हमारे साथ। आप समझे ना। अगर मैं एक पेट एनिमल के साथ भी बैठूं ना, तो भी मेरा ऑरा बढ़ जाएगा। क्योंकि पेट एनिमल्स जो है वो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। जैसे कुत्ते हैं, गाय है, कोई बकरी है, घोड़ा है, तोता मैना है, ये सब के पास बैठते हो ना, योर एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस। इसीलिए आप जानते नहीं कि पेट थेरेपी के नाम से एक पेट थेरेपी है अमेरिका में, कि आप जानवरों के साथ रहो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। क्यों? दे गिव यू एनर्जी। आप उनके पास बैठने से आपकी वाइटलिटी थोड़ी एनहेंस इंक्रीज होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो हमें हर जहाँ ऊर्जा के सोर्स हैं तो वहाँ एनर्जी हाई होती है। आप अगर मंदिर के डूम के नीचे जाके बैठो ना, जहाँ डूम होता है, तो उसके नीचे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो वहाँ भी बैठते ही, पर वो रेगुलर लाइफ में तो कोई डूम तो हर जगह मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे घर में हम जो कर सकते हैं वो तो है भैया, मंत्र जाप है, ध्यान है, बोलते ना ऐसे, तो उन चीज़ों को तो प्रयोग कर ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम मान लीजिए कि लेदर के जूते पहनते हैं और पाँव को हमेशा बंद रखते हैं और ग्राउंडिंग नहीं होने देते एनर्जी को, तो इसीलिए उससे भी हमारी जो है ना बॉडी की एनर्जी लो होती है थोड़ी। हम अगर दिन भर जूते पहने रहते हैं, हम नंगे पाँव ज़मीन के साथ जुड़ते ही नहीं बिल्कुल भी, तो हमारी वोल्टेज जो है ना बॉडी की वो डाउन नहीं आती, फिर वो हायर स्ट्रेस में रहती है। तो ग्राउंडिंग करने से, जैसे बोलता है ना, वो हमारी एनर्जी, ग्राउंडिंग होते ही ऑरा एक्सपेंड हो जाता है। ग्राउंडिंग होते तो थोड़ा सा ऐसे टाइट रहता है ऑरा हमारा। तो इसीलिए ग्राउंडिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कई बीमारियों में हम लोगों को कहते हैं भैया नंगे पाँव चलो,
रोज पार्क में जाओ और मट्टी और घास के संपर्क में आओ। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस में जाते हैं तो उनका पूरा 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आना जाना, वहाँ पे 8 आवर्स अपना स्पेंड करना, तो वो पूरा टोटल मिला के तो उनका बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है वहाँ पे। तो वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, अर्ली मॉर्निंग देखिए उनको क्या नहीं, वो घर से निकले, देखिए अगर आप सुबह आधा घंटा भी ग्राउंडिंग करके आ गए ना, तो फिर ऑफिस जाके तो बैठोगे, देखो दिन भर तो जूते तो घूमना फिरने में रखना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए घर में नंगे पाँव रहूं। आप समझे ना? और जब मौका मिले तो मैं पाँव जूते खोल के बैठे रहूं, मतलब ऐसे करके जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश भी करनी चाहिए। एक तो इससे भी ऑरा बढ़ता है, ठीक है ना। फिर कोई अगर पिरामिड बना दो उसके अंदर जाके बैठ जाओ ना तो ऑरा बढ़ जाता है, क्योंकि पिरामिड तो है ही एनर्जी का टूल, इसलिए तो पिरामिड बनाए गए। तो उसके नीचे 1/3 जगह पे ना किंग्स चैम्बर कहते हैं, वहाँ एनर्जी बहुत हाई होती है, वो जो सेंटर पॉइंट होता है 1/3 जो होता है, तो वहाँ पर भी ऐसे पिरामिड के बॉक्स बनाकर जो बैठ जाता है तो उसके अंदर भी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सब एनर्जी के सोर्सेस हैं, ठीक है। और अगर एक अच्छी आत्मा के साथ जुड़ जाते हो ना, अब जैसे बुद्ध है, महावीर है, मान लो कोई अच्छी संत आत्मा, बड़ी आत्मा है, हम जैसे उनके ऑरा में बैठते हैं ना, आपकी एनर्जी इमीडिएटली, आपके चक्रा चार्ज होने लग जाते हैं, आपकी एनर्जी हाई होने लग जाती है। क्यों? अगर मैं एक हायर फ्रिक्वेंसी में मान लो वाइब्रेट कर रहा हूँ तो यू आर ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय मी। तो सत्संग का मतलब ही यही है ना, सत्संग का मतलब है कि भाई इसके साथ अगर एनर्जी कमानी है तो कई बार उनके साथ जाके रहो, तो फिर आपकी एनर्जी हाई होती है इस तरह से। और लास्टली जो है सबसे महत्वपूर्ण वो ये, रॉ फूड खाने से हमारी एनर्जी हाई होती है। ओके। देखिए जितने भी फल जो लाइवली फूड है, जो बोलते हैं ना प्राणवान आहार है, हाँ जी। देखिए सलाद प्राणवान है, अंकुरित दालें प्राणवान है, तो ये जितनी भी प्राणवान चीज़ें ना, जैसे जल भी एक प्रकार से प्राणवान है, जो उबला नहीं गया ऐसे बोलते हैं ना। और तो जो भी प्राणवान चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन प्राणवान है, तो ये जितनी भी प्राणवान अगर हम आहार लेते हैं ना, जो कि आग और मशीनों से बदल नहीं दिए गए हो, क्योंकि कुकिंग करते क्या होता मालूम है, आपने कभी भी नोट किया होगा, उस आहार की प्राण ऊर्जा नष्ट हो जाती है ना। अभी मैं एप्पल, अगर मैं अभी मान लो एक गेहूँ है, अगर मैं गेहूँ को ज़मीन में बो दूँ तो उसमें से घास निकल आएगी, लेकिन ज़रा सा अगर मैं रोस्ट कर दूँ तो फिर आप देखोगे कुछ भी नहीं आया। क्यों? एनर्जी नहीं है, प्राण ऊर्जा ही नहीं है। तो कुकिंग करते क्या होता है, एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं और उसमें केमिकल ऑल्ट्रेशन आ जाता है, तो उससे फिर हम सर्वाइव तो करते हैं खा के, लेकिन एनर्जी हमारी उतनी हाई नहीं रहती। एक रॉ फूड खाने वाले की एनर्जी जितनी हायर और वाइब्रेंट होगी ना, उतनी एक कुक फूड वाले की नहीं होगी। क्यों? वो डेफिशिएंट फूड खा रहा है, समझे ना। और अगर वो उसके बाद और ज़्यादा डेंजर जोन में है, वो जंक फूड और प्रोसेस फूड खाने वाला, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला, चाय कॉफ़ी पीने वाला, खूब कप चाय कॉफ़ी पिएगा, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मान लो, और तो ऐसे लोगों का तो फिर ऑरा जो है इतना डाउन होता है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मैं ऑरा लोगों का चेक करता रहता हूँ कि देखिए जनरली हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे वाइब्रेंट होते हैं तो उनका ऑरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों? अभी उन्होंने इतनी एनर्जी को डैमेज किया नहीं है, लेकिन आज दादी का ऑरा 15-20 फीट का मिल जाता है और उसके पोते का ऑरा 4-5-6 फीट का होता है। यह हालत है इस वक्त। ऐसे मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? अरे भाई, उनको खाना ऐसे मिल रहा ना बेचारों को। सब वो मैगी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं बेचारे। तो मतलब उनको जो खाना, अब माँ बाप जो खाएंगे वो बच्चों को तो वही तो खिलाएंगे ना भाई, क्यों? घर में हैबिट वही है हमारी। कोई कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, रिफाइंड ने, प्रोसेस्ड ने, फ्राइड ने, जिसमें मतलब देखिए जितना हायर प्रोसेसिंग फूड होता है ना, उतनी उसमें डैमेजिंग होती है। सिंपल सा लॉ है ना ये। तो अब बच्चों में सब में उसी प्रकार के टीन्ड कैंड सब, अब माँ बाप समझते हैं मैं ये जो कैंड जूस पिला रही हूँ मेरे बच्चे को हेल्दी पिला, नहीं भाई, एनर्जी ही नहीं है बता रहा हूँ मैं उसके अंदर बिल्कुल भी, लेकिन माँ बाप खरीद के ला के पिला देते हैं, वो समझते हैं कि हम हेल्दी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, अब उनको कोई डब्बे बंद बॉर्नविटा खिला देंगे, कि हॉर्लिक्स पिला देंगे, कुछ भी मान लो, उसमें कहाँ एनर्जी है? उससे क्या एनर्जी आने वाली है? कुछ भी नहीं है, वो सब प्रोसेस्ड फूड है सारे के सारे। तो ये हमारे खाने पीने का असर जो है हमारे ऑरा में कितने % काम करता है? 100% भाई। आज एक देखो ना,
मैं अभी मैंने अगर एक एप्पल, केला, पपीता, चीकू, आम खाया मैंने, तो मैंने अपनी बॉडी को एक एनर्जी फूड दिया ना, तो मेरा ऑरा 1-2 दिन के बाद जब वो धीरे धीरे मेरा एक्सपेंड ही होने लगेगा ना, क्योंकि मैं रोज वो खाना खा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर रोज जंक फूड खा रहा हूँ, डैमेज्ड फूड खा रहा हूँ, मतलब ऐसे हाईली प्रोसेस्ड, तो फिर धीरे धीरे मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी डाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑरा इज कनेक्टेड विथ योर इम्यूनिटी ऑल्सो। आज हम इम्यूनिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, आज जो कोरोना आया, तो ऑरा अगर हमारा डाउन है तो इसका मतलब है कि हम किसी भी आउटर नेगेटिव फोर्सेस जो वाइब्रेशन होते हैं ना, हम उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके आसपास टीवी, रेडियो, वाईफाई, मोबाइल वगैरह और टीवी, मोबाइल टावर्स अगर कुछ है, ठीक है, तो आपका ऑरा अगर छोटा है थोड़ा, तो आप उसको रेसिस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑरा में वो दम ही नहीं है उसको रेसिस्ट करने का, तो देन यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। देखिए, प्लैनेटरी भी जो इफेक्ट्स है ना, जैसे गर्मी आती है, सर्दी आती है, और ये जितने ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं इनके जो ज्योतिष के अनुसार, तो वो काम कब करते हैं? जब आपकी एनर्जी रिसीविंग हो जाती है तो वो काम करते हैं। शनि मंगल मेरे पे तभी लगेंगे जब मैं उस एनर्जी को रिसीव करने के लायक बन जाऊंगा। अगर मैं उससे तगड़ा हूं, मेरी एनर्जी इतनी आई है कि अगर कोई किरणें आ भी रही है ना, इफेक्ट तो देखिए, वाइब्रेशन तो सब दुनिया में सबके हर चीज के आ रहे हैं, तो मेरा ऑरा धक्का करके, बाउंस करके उनको वापस फेंक देगा। ये कितनी बड़ी आदमी में ताकत है जो आदमी यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैंने अभी जितनी ये चीजें बताई ना, ये मंत्र जाप, ये नेचुरल फूड, ये मेडिटेशन, जितनी बातें बताई, ग्राउंडिंग वगैरह जो बताई ना मैंने, ये सब एनर्जी एनहेंसर है। रेकी करना डेली अपनी, तो ये सब एनर्जी एनहेंसर है। तो ऑरा को आप जितना स्ट्रांग बना के रखोगे ना, उतना आप हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से अब बचाव कर सकते हो, क्योंकि चारों तरफ है ही ना, इतने नेगेटिव वाइब्रेशन चल ही रहे ना हमारे चारों तरफ। देखिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होता है ना, तो पहली चीज आपको नजर नहीं लगेगी कभी भी। लगती किसको है? जिसका ऑरा थोड़ा वीक होता है। और दूसरा बात, वास्तु तो आजकल बहुत लोग आजकल जागरूक हो गए, तो वास्तु भी अगर घर की नेगेटिव एनर्जी है ना, मतलब वास्तु का मतलब है कि घर इस ढंग से स्ट्रक्चर में बना हुआ है कि जहाँ एनर्जी स्टेगनेट हो रही है या नहीं तो फ्लो हो रही है, उसी को तो वास्तु कहते हैं। तो अगर वहाँ एनर्जी स्टेगनेट है, तो आपका ऑरा रोज उससे फाइट तो करेगा ना, पर तुम अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बना के रखते हो कि नेगेटिव वास्तु होते हुए भी तुम उस घर में बीमार नहीं पड़ रहे हो और तुम ग्रो कर रहे हो। ये कमाल की बात है। यानी कि अल्टीमेटली क्या होता है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स तुम ही हो। लोग अगर वास्तु गड़बड़ होता तो कुछ एनर्जी के सामान रखवाते ना कि भैया क्रिएट करो जी एनर्जी, पर अगर तुम ही एनर्जी के अच्छे सोर्स हो तो फिर ये तुम्हें छोटे मोटे टूल्स है ना, ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते फिर। अच्छा, फिर क्या होता है, कई लोगों पे काले जादू करते हैं कई लोग, तो आती तो तरंगों के रूप में आती है। अगर तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग है ना, तो यू विल बाउंस बैक। तुम्हें कोई भी दुनिया का ब्लैक मैजिक असर नहीं कर पाएगा अगर तुम्हारा ऑरा बढ़िया होता है। तो प्लैनेटरी इफेक्ट्स, नज़र का लगना, वास्तु का है, और इवन एक जियोपैथिक स्ट्रेस भी होती है, जो ज़मीन से निकलने वाली एक नेगेटिव ऊर्जा है। अच्छा। वो ज़मीन से निकलती है। अगर किसी घर में, दुकान में है, वहाँ पर अगर आदमी बैठता है, उसको कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज कोई भी हो सकती है उसको। सब मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, ये वास्तु वाले सब जानते हैं। आप जाके गूगल में भी सर्च कर लें, वहाँ पे आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी कि ज़मीन से एक नेगेटिव ऐसा फोर्स आ रहा होता है जो बड़ा बॉडी के लिए इरिटेबल होता है। बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट कर रही होती है। ये एक पर्टिकुलर जगह पे आता है? एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, उसको सर्च करना पड़ता है। ये जो वास्तु वाले होते हैं ना, ये लोग सर्च कर लेते हैं, हम भी करते हैं, हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उस अगर जगह पे वो बेड लगा के बैठा हुआ है, कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है, तो वो रोज अपनी एनर्जी को लीक कर रहा है, यूं समझ लो। तो उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसका ऑरा जो मतलब बड़ा था, फिर धीरे धीरे जब डाउन होने लगता है, तो उसमें फिर बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है, जिसमें मतलब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, ऐसी वाली बीमारियां उसके साथ में जुड़ जाती है फिर। और ये प्रैक्टिकली इट हैज़ बीन प्रूवन बाय जर्मन साइंटिस्ट एंड सो मेनी साइंटिस्ट। आप जाके गूगल में सर्च करोगे ना कि जियोपैथिक स्ट्रेस एंड कैंसर,
या ऐसे कुछ भी डालोगे तो आप देखोगे बहुत इसके ऊपर जो वर्क हुआ, काम हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। आज हम भी क्या करते हैं कि जब मेरे पास में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की बीमारी लेकर आता है या कोई कैंसर की बीमारी लेकर आता है तो उस कंडीशन में मैं सबसे पहले ये खान पान के अलावा मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि इसके घर की एनर्जी कैसी है। हाँ, अभी देखिए मैं आज ही की बात बता रहा हूँ, आपके यहाँ आने से पहले अभी 11 बजे समझो मैं आज आपके पास बैठा हुआ हूँ, 1 घंटे उसके बाद तो मेरे पास एक फैमिली आई जिसके वो बेटा इस बात से चिंतित था कि मेरे माँ बाप हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। अच्छा। तो मैं ना उनकी मेरे पास एक तकनीक है जिससे मैं ऑफिस में बैठे बैठे उनके घर की एनर्जी चेक कर सकता हूँ। वो तकनीक मैं जानता हूँ, तो मैं सिखाता भी हूँ। रेकी के थ्रू ही? रेकी की एक तकनीक है ये भी। तो मैंने उसको कहा कि तू पहले कौन से घर में रहता था वो घर बता, फिर और अब कौन से घर में आ गया, सब घर की एनर्जी चेक की। तो पुराना घर जिसमें 25 साल से रहते हैं ना, उसमें इतनी लो एनर्जी निकली कि उसके कारण माँ बाप परेशान रहे, बीमार रहे। और वो माँ बोलती भी, उसने माँ ने मुझे बताया कि सर मैं उस घर में जब से गई हूँ ना, मैं उस घर में नहीं रहती हूँ, मैं और एक हमारा साइड में छोटा सा घर है, मैं वहाँ जाके सोती हूँ, वहाँ सोती नहीं बोले मैं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ जाते ही डिप्रेशन फील होता है। तो घर की एनवायरमेंटल जो एनर्जी है ना, इसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो हमारा ऑरा उसमें अप एंड डाउन हो रहा होता है, यूँ समझ लें। तो बाई चांस क्या हुआ, वो माँ ने बताया कि सर हमने अभी 4 महीने हो गए वसंत कुंज में घर ले लिया है, पहले हम अलकनंदा में थे। तो बोले जब से इसमें आए हम फिर ठीक होने लग गए, फिर हमारी वो जो डिप्रेशन या जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, अब हमें थोड़ा बेटर लग रहा है। तो ये जो एनवायरमेंटल एनर्जी होती है ना, इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, खाली सोचते खान पान ठीक कर लिया। नहीं, माइंड, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल एनर्जी एंड लाइफ एक्सरसाइजेस, ये इन चीज़ों को करेक्शन करना ही होता है, ये सारी चीज़ों को, नहीं तो कई बार हम इसमें चूक जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑरा का ये सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ थोड़ा करवाऊं मैं आपको कुछ ऑरा के बारे में। देखिए, पहली बात क्या है, हम ऑरा को फील कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है, मेरे चारों तरफ भी ऑरा है। ठीक है, तो कैसे फील करेंगे, तो आप भी थोड़ा कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाथों को रगड़ें ऐसे, एक 10 सेकंड तक, एक मिनिमम 10 सेकंड तक जो है ना हाथों को ऐसे रगड़ना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अब 10 सेकंड तक मैंने रगड़ा, थोड़ा सा मेरे वार्म हो गया ना हाथ हमारा। अब इसको है ना 1-2 फीट दूर ले जाना है और उंगलियां बंद रखनी है। उंगलियां बंद रख के अपना ध्यान अपने हथेली पे रखना। ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथों को जो है ना ऐसा पास में लाने की कोशिश करो, धीरे धीरे, बहुत आराम से, हथेली पे ध्यान रखते हुए। तो अचानक आपके हाथों में ना एक हवा का दबाव, एक रिपल्शन, एक टिंगलिंग, अचानक हाथ के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, कुछ सेंसेशन बदल जाएंगे आपके हाथों के। तो जहां आपको लगे कि कुछ अजीब सा भारीपन, एक एनर्जी की बॉल या रिपल्शन आ गया है, वहां पर रुक जाएं और आगे पीछे हाथ को कर करके ऐसे आगे पीछे करके उसको और स्ट्रांगली फील करें। और फील करते ही आप जोर से ओके बोल सकती हैं मुझे आप। ओके, मेरा यहाँ पर है ना। अब देखिए, तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी लोग जो हैं, अगर इस तरह का ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी फील करेंगे। और नहीं भी फील किया तो भाई आपके हाथ आपके पास ही है ना, मर्जी आए तब रगड़ के दोबारा 2-4 बार कर लो, 5 बार कर लो, वो तो फील तो होगा ही। क्यों, एनर्जी तो 100% है। तुम ऐसा भी नहीं कर सकते नहीं जी फील नहीं हो रहा है, इसका ये नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे एनर्जी नहीं है, हो रहा ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं तो इसीलिए डेफिनेटली फील होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये अपना आपने फील किया ना, आपको भी फील हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे चारों तरफ भी ऑरा है ना, तो आप अपना ऑरा भी फील कर सकते हैं। तो कैसे करना है कि आपको है ना 1 फीट दूरी पर फिर 10 सेकंड रगड़ेंगे। 10 सेकंड रगड़ कर हम जो है उसको फिर हम अपने कान के पास ले जाएंगे और उसको 1 फीट दूरी पर रखेंगे, 1 फीट दूरी पर रखेंगे और आंख बंद करके आप धीरे धीरे अपने कान के पास आइए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हथेली पे ध्यान रखते हुए आइए। तो आपको जहां आपका ऑरा आ जाएगा, तुरंत आपके हाथों में एकदम वही भारीपन, वही रिपल्शन, टिंगलिंग या आपके सेंसेशन इमीडिएटली बदल जाएंगे। तो आप जहां पे आपको आ गया और फील हो गया आपको, वहां पे आप जोर से ओके बोल सकते हैं।
आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बीच में कोई एक हवा का दबाव सा आ गया बीच में। ओके ओके गुड। अब देखिए कितना दूर है आपका हाथ, आपने देखा कितना दूर है, तो ये आपका ऑरा है। बहुत छोटा है। छोटा नहीं, बड़ा है। अच्छा। हाँ, अगर हम ऐसे फील कर रहे हैं ना तब ये बड़ा है। अगर ये कान के ज्यादा नजदीक आ जाता तो छोटा मानता मैं तो, पर ये वाला ऑरा अच्छा माना जाता है। ओके। हाँ, ये अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो मैं अगर कोई भी घर बैठ के इंसान कोई भी अपना ऑरा डिटेक्ट कर सकता तो हाँ, वो तो ऐसा ऐसे कर करे? सकता है कि अभी उसकी बोलते हैं ना, अभी उसकी बैटरी कितनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है। करेक्ट। तो बोलते हैं ना वोल्टेज, हाँ। वो नाप सकता है अगर और अच्छा जा रहा है। देखिए ऑरा में अगर आप फिजिकली बीमार हैं, आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं और आप खुश नहीं हैं, तब तो आपका ऑरा थोड़ा पास में आ सकता है, ठीक है। पर अगर आप मेंटली पॉजिटिव हैं और बड़े अच्छी सोच रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, योगा भी कर सब करते हैं आप, तो आपका ऑरा है ना फिर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। जो देखिए ये खान पान से भी ज़्यादा, माइंड से ज़्यादा जल्दी ऑरा बड़ा होता है कि मैं मेंटली बड़ा पॉजिटिव हूँ, ऊंची बातें सोचता हूँ, लोगों की केयर करता हूँ, सेवा करता हूँ, जो भी तो हायर लेवल की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो उसमें ऑरा बड़ा होता है। तो उस अगर कोई ऐसे कर रहा होता है ना और उसका हाथ कहाँ पर होता है, मैं उसको ही देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ये आदमी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों? अच्छा। क्योंकि भाई कम से कम 1 फीट दूरी पर तो आया ना। हाँ। अब आपका भी कम से कम 1 फीट दूरी पर था। हाँ। अगर अगर वो 3, 4, 5, 6 इंच के आसपास आता तब तो फिर मैं उसको अलग समझता। वो मान लो न भी बोले तो मैं समझ जाता। मैं बच गई। तो इस तरह से तो अच्छा। और अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, तरह तरह के कोई साधना करता हूँ, मान लो मेरी मंत्र जाप करता हूँ, डेली पूजा करता हूँ और मेरी एनर्जी धीरे धीरे हाई होती जा रही है, मैं भगवान पे बड़ा भक्त हूँ, श्रद्धावान हूँ, तो मेरी एनर्जी फिर 1 फीट नहीं 15-20 फीट इतना दूर तक भी जा सकता है। बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत दूर तक जा सकता है, पर उसको मेजरमेंट करने के लिए फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाँ, ऐसे तो क्यों, सीधा सा सिद्धांत क्या है, आप अगर किसी भी पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो तो भैया वो तो एक्सपेंड तो होगी ना। तुम तो एनर्जी का काम कर रहे हो तो फिर एनर्जी जाएगी कहाँ? वो तो ऑरा में से निकल के ऐसे एमिनेट तो होगी ना। बिल्कुल। तो इसीलिए तो इस प्रकार से लोग जो है ना अपना ऑरा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑरा वैसे हर जगह का महसूस कर सकते हैं, इवन आपके फिंगर्स जो होते हैं ना, इसमें से भी एनर्जी निकलती है। हाँ, रेस निकलती है। तो आप है ना ऐसे धीरे धीरे ऐसे लेकर आओगे ना, धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं जाके आपको लगेगा कि बीच में कुछ आ गया, और ऐसे ऊपर नीचे करोगे हाथ तो आपको लगता है कि कुछ टकरा रहा है, ऐसे आपको उंगलियों में भी फील होगा ऐसे ऑरा, है ना। हाँ, तो ये मैग्नेटिक जो फोर्स है, उंगलियों में से जो रेस निकल रही है, आपकी उंगलियां भी है ना एनर्जी की लेजर किरणें निकलती हैं आपके हाथों से। इसलिए आप ऐसे किसी को उंगली करते तो एक प्रकार से एनर्जी ऐसे निकल के जा रही होती है। तो इसीलिए हमारी उंगलियां भी इस प्रकार की है। क्लियर? अच्छा। और सब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि क्या हम घर बैठे किसी और का भी ऑरा को हील कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं? देखिए नहीं, हाँ वो कर सकते हैं। पर वो मैं उसके बाद में क्या बोलते हैं, चार्जिंग करने का तरीका बताऊंगा बाद में। अभी मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा, अब आपने जैसे अपना ऑरा देखा, अपने हाथ का देखा ना, अब उसके साथ साथ में अब आप जो है अब चक्र जो होता है ना हमारी बॉडी में, हम उनका भी उसको भी फील कर सकते हैं, चक्रों को भी, क्योंकि नहीं कौन सा कम ज्यादा है, कम फोर्स है, किसका स्ट्रांग फोर्स है, यानी कि वीक है कि स्ट्रांग है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो हम पहचान कर सकते हैं अपने हाथों से। कैसे? ठीक है, देखिए, अब आप एक व्यक्ति को, किसी को बुला लीजिए और आपके सामने बैठा दीजिए, ठीक है, ताकि आप उसका क्राउन चक्र जो और है ना चक्र, वो पहचान सकें, ठीक है। फिर मैं लोगों को अपना पर्सनली और चक्रना सिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए जरा, कोई है तो आइए जरा प्लीज, आइए। हाँ, धनंजय जी हमारे, हाँ जी, हमारे कैमरामैन है ये। चलिए बैठिए, आप इनके सामने है ना उल्टा बैठ जाइए, नहीं उल्टा बैठ जाइए, हाँ नहीं ऐसे मेरी तरफ बैठ जाइए, मेरी तरफ बैठ जाइए। तो आंचल जी, आपको क्या करना है, अपने हाथों को 10 सेकंड रगड़ना है, और रगड़ के देखिए, जो लोग देख रहे हैं ना वो घर में भी ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि घर में परिवार में कोई तो मेंबर आसपास होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे से 10 सेकंड हाथ रगड़ना है, और रगड़ के है ना आपको इनके सर के ऊपर से 1 फीट दूरी से 1-1.5 फीट के ऊपर करीब हाथ ले जाना, और फिर धीरे धीरे इनके सर की तरफ आना, ठीक है।
तो चलिए अब हाथ रगड़िए, और रगड़ने के बाद सब लोग अपना हाथ रगड़ें, जो भी घर में बैठे लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हाथ रगड़ कर थोड़ा सेंसिटिव बना लें। अब अपना हाथ अब 1-1.5 फीट ऊपर से और ऊपर से थोड़ा और ऊपर से, हाँ अब उंगलियां बंद रखिए, उंगलियां सब बंद रखेंगे, और अब धीरे धीरे आंख बंद करते हुए अपना हाथ नीचे लेकर आइए। तो जैसे जैसे आप नीचे लेके आओगे ना, अचानक वो जो आपने हाथ में जो हवा का दबाव फील किया ना, वो सेम दबाव आपको यहाँ भी फील होगा, और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके हाथों की सेंसेशन इमीडिएटली बदल जाएगी, और आपको एक हैवी हवा का कोई दबाव सा महसूस होगा, रिपल्शन महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, टिंगलिंग महसूस होगा, कुछ भी आपको, क्योंकि वहाँ पर वो एनर्जी है, वो आपका पाम जो है बता रहा। अब देखिए आपका हाथ ने सेंस कर लिया है ना, यहाँ पर इनका क्राउन चक्र है, इसको क्राउन चक्र कहते हैं, ठीक है। अब इनका चक्र है, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, थैंक यू धनंजय जी। अच्छा आशीर्वाद दे दिया अच्छा, मैंने धनंजय। अब देखिए आप अब मेरे पास में भी आप आके मेरा भी चेक कर सकती हैं, आप मेरे भी पास में आके देख सकती कि मेरा सर, ऑरा आपका तो बहुत ऊपर नहीं होगा, ऊपर मैं होगा कहाँ तक तो वहाँ चढ़ूंगी आपका ऊपर? कैमरा कैच नहीं कर पाएगा, ये भी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब अल्टीमेटली समझना क्या है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने घर में हाथों को 10 सेकंड रगड़ने के बाद किसी के भी बच्चे का भी देख लें, हस्बैंड का, पत्नी या वाइफ का देख लें, और जाकर उनके सर के ऊपर धीरे से हाथ लेकर आ जाएं। तो इसका क्राउन चक्र किस लेवल तक है, अगर वो थोड़ा छोटा है तो उसकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब होने लग जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी रिसीविंग सेंटर है हमारा, और समझे ना। तो उसको जो है सपने ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो नींद बड़ी डिस्टर्ब सी रहती है। तो अगर वो एनर्जी अच्छी रिसीव कर रहा है तो गहरी नींद आएगी ना उसको। तो क्राउन चक्र हमारा ठीक रहना चाहिए, ये समझ लें। तो इस तरह से तो आपको ये फील आ जाएगा कि उसका चक्र इतना है, इतना है, इतना है, कितना है, ऐसा ना, इस तरह से। तो ये चेक करने का तरीका है। अच्छा ठीक है, ये तो हमने क्राउन चक्र का कर लिया। अब जैसे हमारे बाकी के होते हैं विशुद्ध हाँ, तो चक्र उससे देखिए ना, हो गए, अभी ठीक देखिए है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आप है ना अपने हाथों को 10 सेकंड रगड़े, और रगड़ कर जो है ना आप 10 सेकंड तक हाथ को रगड़ कर सेंसिटिव बना लें। और बनाने के बाद आप क्या करें, आप अपना हाथ जो है ना ऐसे उंगलियां बंद रख के आप धीरे धीरे अपने थर्ड आई की तरफ ऐसे धीरे धीरे लेकर आइए, ऐसे थर्ड आई की तरफ, हाँ स्लोली। और ध्यान आंखें बंद करके अपने हथेली पे ध्यान ले जाइए, और जैसे जैसे आप पास में आओगे ना, तो आपको सडनली आपके वही फीलिंग जो मैंने बताया पहले भी, रिपल्शन, हैवीनेस, एनर्जी की बॉल, कुछ भी फील हो सकती है। और जहां आपको लगे कि मेरे हाथ के सेंसेशन थोड़ी हैवी हो गए, तो वहां पे रुक जाइएगा और ओके बोल दीजिएगा। अपनी थर्ड आई को सब लोग चेक कर सकते हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी चेक कर सकते हैं। तो उनको पता चलेगा कि उनका आज्ञा चक्र कितनी दूरी तक जा रहा है। ओके। तो अब देखिए ये आपका, अब देखिए आपका हाथ आपने देखा करीब करीब 7-8 इंच दूरी था, 8 इंच दूरी ना। अच्छा, अब अगर आप तनाव में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो फिर आपका ये आपके एकदम नजदीक भी आ सकता है, आप समझे ना। तो ये हर आदमी के चक्र जो होते हैं ना, वो एक एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसकी फिर अगर वो लो एनर्जी है तो लो थिंकिंग, लो डिसीजन मेकिंग, समझे ना। हाँ, आज्ञा चक्र अगर, क्योंकि वो सब ब्रेन से कनेक्टेड है ना सारा, इस तरह से। तो ये तो आप उससे जजमेंट कर सकते हैं, उसका ऑरा से पहचान करके कि इसकी एनर्जी अभी किस तरह की होगी। थोड़ा हायर होगा तो बेटर जजमेंट, बेटर डिसीजन, बेटर क्या बोलते हैं, आराम से बात करेंगे, ज़्यादा जल्दी एग्रेवेट नहीं होंगे। क्यों? टॉलरेंस पावर आ जाएगा, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें इस सेंटर से पहचानी जा सकती हैं। अब जिस तरह ये मैंने 2 बताया ना, उसी तरह अब अगर किसी को अपना हार्ट चक्र मेजरमेंट करना है, थ्रोट करना है, या पेट का करना है, वो पूरे 7 चक्र जो है उनको कर सकता है। यही प्रोसेस अब प्रोसेस सेम है। देखिए अभी अगर आपका हार्ट चक्र भी फील करना है ना, तो आप ऐसे ऐसे करके अब जाइए, आंखें बंद करके 10 सेकंड हाथ को रगड़िए सब लोग, और अपने हृदय चक्र को आपको चेक करना है कि तो आपके हृदय चक्र में अगर कहीं कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है, तब तो आपका हाथ थोड़ा नजदीक चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा लोगों के रहता ही होगा। हाँ, रहता ही होगा। हाँ, उंगलियां जो है बंद रखें, और हथेली जो है थोड़ी ऐसे कटोरी की तरह बना लें, और धीरे धीरे अपने हार्ट के पास आएं। आप धीरे धीरे अपने हार्ट की तरफ धीरे धीरे लेकर आइए, लेकिन बड़े आराम से लेकर आइए, जल्दबाजी ना करें, और ध्यान सारा हथेली के ऊपर रखें। और जैसे ही आप धीरे धीरे पास में आते जाएंगे ना, वही रिपल्शन, भारीपन, टिंगलिंग, एक अजीब सा जो आपने पहले भी महसूस किया, वही सेम आप अपने हृदय चक्र पर आप महसूस करोगे।
और जैसे ही आपको फील हो जाए आप तुरंत ओके बोल के रिलैक्स हो सकते हैं। ओके, वंडरफुल। तो ये आप देखिए ना, हाथ आपका जनरली मैंने देखा 8 इंच के आसपास, 8-9 इंच दूरी पर है आपके और सारे चक्रा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे चक्रा जो है अच्छे काम कर रहे हैं, एक मिनिमम जो है 5-6 इंच दूरी तक होने चाहिए, समझे ना। अगर और दूर है तो और अच्छे काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, समझे ना। तो उससे देखिए हर चक्र जो होता है ना हमारा उस एरिया को फीड कर रहा होता है, एनर्जी यानी कि प्राण ऊर्जा फीड करता है। हमारे चक्र हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोल 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 घूमते हैं, इसलिए चक्र कहते हैं, विरलिंग टाइप। और ये ना प्राण ऊर्जा को यूनिवर्स से सक करते हैं। तो हमारे जो 2 चक्र है ना, क्राउन जो है ना वो ऐसे ऊपर से, ये यहाँ से एक एनर्जी आ रही होती है यूनिवर्स से, और एक एनर्जी जमीन से आ रही होती है जो हमारे रूट चक्र, मूलाधार चक्र कहते हैं हम, वहाँ से नीचे जा रही होती है। तो यूँ समझ लो, दिखाने के लिए कलर में कहें तो ये वाइट एनर्जी है, वो रेड एनर्जी है, क्योंकि वो हैवी है, ये लाइटर है, समझे ना। तो हम ये 2 ऊर्जा से प्लस माइनस ऊर्जाओं से ना हम संचालित होते हैं इस दुनिया में, क्लियर। तो जब हम देखिए, हम जब थक जाते हैं ना तो हम रात को सो जाते हैं ना, तो आप चार्ज कैसे हुए, आपको क्या पता, आपने कोई 2 पिन प्लग थोड़ी लगाया, करेक्ट। आपने तो लगा कि मैं सो गया, फिर पता नहीं मैं चार्ज हो गया। अरे कहाँ से चार्ज हुए भाई, ऑरा और चक्र के कारण ही, वरना आपकी चार्जिंग का रास्ता कहाँ है। आपने कोई वायर लगाया कि आपने कोई कहीं से कोई सिस्टम डेवलप किया है कि जैसे आप चार्ज हो जाओगे, कहाँ से चार्ज हो जाओगे, आप तो सो गए। बिल्कुल। तो आपकी जो चार्जिंग है ना वो हमारे चक्रों से होती है और हमारे ऑरा से होती है, समझे ना आप। हाँ। इस तरह से तो ऐसे करके हम जो है चार्ज करते हैं। तो जितना चक्र हमारे अच्छे काम कर रहे होते हैं तो उससे फिर क्या होता है, हमारे ऑर्गन भी अच्छी तरह डाइजेशन करना, सर्कुलेशन करना, गंदगी को निकाल देना, अच्छे ढंग से रीजनरेशन करते रहना, ये सब चीज़ें घटती है। अगर चक्र कोई डाउन हो गया, अब मान लो मेरा सोलर प्लेक्सस यानी कि जो हमारा मणिपुर चक्र कहते हैं हम नाभि के ऊपर, अगर ये स्लो हो गया तो आपको गैस बनेगी, भूख नहीं लगेगी, पेट भारी होगा। क्यों, एनर्जी लो है भैया, ऐसे बोलते हैं ना। तो लो वोल्टेज में चल रहा है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा सकते, फिर आप हल्का खाने का सोचते हो। तो ये तो मतलब ये कि एनर्जी लो हो गई उस एरिया में। तो इस तरह से हमारे सारे जो चक्र है ना, इसी तरह हमारा मूलाधार चक्र है, अगर वो गड़बड़ हो जाता है ना तो हमारे टांगों में उसका असर आता है, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन उसका है। ओके, जैसे अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस हो गई, कमजोरी, पाँवों में कमजोरी, सेक्सुअल कमजोरी, ये सब जितनी भी कमजोरियाँ आती है वो सब मूलाधार चक्र से आती है, इस तरह से। तो ऐसे हर चक्र का अपना अपना रोल है, मतलब समझे ना। और यूँ समझे जिस एरिया में चक्र है ना हमारे, देखिए वैसे चक्रों की स्थिति बता देता हूँ कि नाभि से नीचे 2 चक्र है। तो नाभि से नीचे 2 चक्र है, यानी कि सैक्रल यानी तो स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो और नाभि के ऊपर 2 चक्र है, एक है सोलार प्लेक्सस जिसको मणिपुर चक्र, और एक है अनाहत जिसको हम हार्ट चक्र कहते हैं, ठीक है। तो अब यूं अगर समझने के लिए बता दूं, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब ऐसे बोलने से जल्दी याद रहेगा क्योंकि कनेक्शन हो गया ना किसी के साथ। तो 4 चक्र आपके यहाँ पर है, 3 आप ऊपर मान के चलो, तो एक गले का, एक आज्ञा का, एक क्राउन का। तो ऐसे, तो अब ये जिस एरिया में होगा, अब जैसे आज्ञा का तो मैंने ब्रेन से कनेक्टेड बता दिया, अब थ्रोट ENT से कनेक्टेड है, हार्ट चक्र हमारे हार्ट और लंग से कनेक्टेड है, सोलार हमारा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन उससे कनेक्टेड है, सैक्रल चक्र जो हमारा है वो हमारी किडनी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन सब से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और रूट चक्र हमारे नीचे लोअर पार्ट एक्सट्रीमिटी से कनेक्टेड है। ऐसे हर चक्र का अपना अपना एक, समझो उस पर्टिकुलर सेंटर का वो समझो क्या बोलते हैं बटन है, ये समझो। तो उसको अगर आप अच्छा चार्जिंग करके रखोगे ना तो वो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है साहब, जैसे अभी मुझे जैसे पता चला कि किसी ने अगर ऐसे डिटेक्ट करने की कोशिश करी और बहुत ज़्यादा कम आया, हाँ। ठीक है, तो वीक है उसका वो चक्र, तो अब इसे मुझे स्ट्रांग बनाना है, तो मैं क्या करूँ उस टाइम? देखिए, पहली बात तो आपका पहले वाला रेखी जिसमें हमने सिखाया है
वो वाला वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो रेकी एक्टिवेशन हो जाएगी हाथों में। हाथों में। तो उसके बाद अपने हाथों को रगड़ कर आपको उस एरिया में रोज मिनिमम 5-10 मिनट हीलिंग करनी है, समझे ना, Okay. ऐसे रेकी करनी है हाथ करके। कुछ थॉट्स वगैरह कुछ तो थॉट्स क्या, मन में खाली भाव ही करना है, हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे मूला सोलार चक्र को ऊर्जान्वित करो, एनर्जाइज करो, चार्ज करो, बस ऐसे भाव करके देते रहो। तो आप फिर बाद में 2-4 दिन के बाद सडनली चेक करने की जरूरत नहीं है, 1-2-4 दिन 8 दिन के बाद चेक करो कि अब मेरा ऑरा कितना दूरी तक आ गया है। Okay. तो आपके चक्रा, आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अरे भाई ऐसे ऐसे करके पता कर लो, ऐसे ऐसे करके पता कर लो। तो आज के बाद सबको पता चल गया कि हाउ टू स्कैन माय ओन ऑरा एंड चक्रा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक मजेदार बात क्या मालूम है कि लोग जो है ऑरा को देख भी सकते हैं। मैं ये पूछने वाली थी कि सर कैसे देखा जा सकता है? हाँ देखिए, ऑरा को देखने का तरीका क्या है कि अभी इसमें क्या होता है कि थोड़ा, चूंकि हम तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लाइटें सब बंद करके एक डिम लाइट करनी होती है। Okay. क्योंकि लाइट नहीं तो खा जाती है ना हमारे ऑरा को। तो डिम लाइट करने के बाद क्या होता है, क्योंकि आप तो एक रोशनी की तरह वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ी 0 वोल्टेज का बल्ब लगाकर या मोमबत्ती लगाकर, फिर आप आदमी को सामने खड़ा कर दो किसी को भी, और आप 5-6 फीट दूर खड़े हो जाओ और आप हाथ रगड़ कर ना अपनी आंखों पे रख लें 10-15-20 सेकंड तक, ताकि आपकी रेटिना जो है ना रिलैक्स हो जाए। क्योंकि जब आप अंधेरा पैदा कर देते हो ना आंखों के सामने, और फिर बाद में जब आप हटाओगे हाथ, तो आप ज़्यादा जल्दी देख पाओगे। हाँ। समझे ना? तो आपको है ना 15-20 सेकंड तक ऐसे है ना पूरा एकदम डार्क पैदा कर दो, यानी कि हथेली ऐसे रखो कि ताकि पूरी डार्क हो जाए आपके अंदर, आपको कोई रोशनी दिखाई नहीं दे। उसके बाद धीरे से आँख हटाओ और सामने वाले का या तो थर्ड आई या नहीं तो ये बाल की जो लाइन है ना, आप उसको ऐसे घूरना शुरू कर दो, मतलब उसको। तो एक मिनिमम 30 सेकंड तक चुप रहना, कि उसके पहले भी दिखाई दे जाएगा लेकिन 30 सेकंड मिनिमम चाहिए। तो आप उसको ऐसे घूरते रहो बस। तो घूरते घूरते फिर आप महसूस करोगे कि उसके चारों तरफ एक हेलो, एक वाइट लाइट जो है ना वो दिखाई देने लगेगी आपको उसके चारों तरफ। अब चाहे वो नेगेटिव हो, उसको भी नेगेटिव पॉजिटिव को कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, चूंकि वो जिंदा आदमी है उसके और वो एनर्जी उसकी वाइब्रेट हो रही है, तो वो जो ऑरा जो है वो दिखेगा ही। वो हो सकता, देखिए थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट होगा तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है, पर आपको कम से कम एक लाइनिंग ऑफ हेलो जो उसके चारों तरफ तो जरूर दिखेगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे करके है ना आप उसका देख सकते हो। तो आप घर में अपने बच्चों को खड़ा कर दो, आप बच्चों को बोलो, बच्चे फटाफट देख लेते हैं। बच्चों को तो यूं दिख जाता है, उसके पीछे क्या उनका सेंसिटिविटी है ना, अभी वो इतने ज़्यादा अपने हार्ड टू सेंसस नहीं हुए ना, क्योंकि उनको अभी लाइफ के वो स्ट्रगल स्ट्रेन सब आए नहीं ना, इसीलिए। नहीं तो लोग है ना बेचारे ज़िंदगी को फाइट करते करते 25-30 साल में इतने थोड़े हार्ड होने लग जाते हैं कि उनके उसके बाद उनके सेंसेस थोड़े कम सेंस पकड़ पाते हैं वाइब्रेशन को। तो इसीलिए तो बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो आप है ना, और वैसे भी बच्चों को, अगर आप किसी को रेकी कर रहे हो, मान लो ऐसे रेकी कर रहे हो, और बच्चे को बोलो बेटा जरा देखना मेरे हाथों में क्या हो रहा है, वो बोलेगा मम्मी आपके हाथों से ना वायलेट कलर की कोई ऐसी लाइन जा रही थी उसकी तरफ, और वहाँ पे ना लीवर पे जाके उसको ऐसे ऐसे धुएं की तरह है ना उसको कुछ उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। ऐसे बच्चे वाकई में बता सकते हैं। तो इस तरह से ट्राई करें कि आप 5-6 साल से बच्चों से लेकर 15 साल तक के अब बच्चों को जरूर ये ट्रेन करने की कोशिश करें कि जस्ट टू सी द एनर्जी। वो क्लायरवॉन्ट होते हैं, बच्चे सब क्लायरवॉन्ट होते हैं, समझे ना। तो इस तरह से आप है ना एनर्जी को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो कोई आदमी नहीं जी, मैं तो घर में अकेला हूँ जी, तो आप आपका ऑरा खुद भी देख सकते हैं। किसी मिरर के सामने जाके, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाएं और आप डिम लाइट कर दें, ठीक है ना, और हल्की लाइट करके, और फिर आप ठीक एक 3-4 फीट दूरी पे खड़े हो जाएं और आप अपने ही नाक की नोक को देखें, या थर्ड आई को बिंदी, या अपने एक बिंदी लगा लें, एक कोई बिंदी लगा ले तो बिंदी को देखें, और या नहीं तो अपने हेयर लाइन को देखें। देखिए कोई भी एक चीज को फोकस करते हो ना, आप कभी ध्यान में रखना, तो आपको है ना साइड के फोकस दिखाई देते रहते हैं, मालूम है ना। हाँ, ये साइंस है। तो उसके कारण फिर उसका ऑरा जो होता है ना, आप सेंटर में कोई चीज को फोकस कर लेते हो ना, तो इमीडिएटली उसका धीरे धीरे आसपास की एनर्जी है ना सब दिखने लग जाती है।
ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे और भी इस तरह से ये देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं अभी एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। देखिए, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें कि पहले ये 2 उंगलियां जो है ना अपने से 1 फीट दूरी पर ऐसे टच कर लें, ठीक है। टच करने के बाद में सब लोग ऐसे टच कर लें और इसको अपने नाक की सीध में रखें बिल्कुल, और इसके सेंटर में 10 सेकंड तक लगातार देखते रहें, 10 सेकंड तक देखते रहें। और 10 सेकंड तक आप जो है मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से आधा इंच उंगली दूर करें, सिर्फ आधा इंच, ज़्यादा नहीं, और फिर उसके सेंटर में दिखते जाइए। और हो सके तो वाइट बैकग्राउंड लीजिएगा, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में क्या होता है, जल्दी रोशनी दिखती है, बाकी अगर सामान बहुत सारे होंगे तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कोई वाइट बैकग्राउंड पे आप जाके अपना हाथ देखिए, अपनी छत की तरफ भी ले जाके ऐसे छत की तरफ भी कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी दिखाई दे। आप ऐसे वाइट बैकग्राउंड कोई भी ले लीजिए और आप दोनों उंगलियों को आधा इंच दूरी पे रखकर सेंटर में घूरते जाइए, तो आपको वहां पे एक रोशनी सी दिखाई देगी। मालूम पड़ रहा है? देखिए हाँ, अब इसको थोड़ी धीरे धीरे दूर कीजिए। ऐसे दूर करेंगे तो और थोड़ी लंबी लंबी वो एक धुएं की तरह आपके हाँ ब्लू दिखाई दिया है। हाँ blue. अच्छा, आप तो क्लायरमेंट है, आपको तो कलर भी दिखाई दे रहा है, कमाल की बात है। ब्लू दिख रहा है, पूरा ब्लू दिख रहा है। हाँ बिल्कुल एकदम स्काई ब्लू। हाँ, क्योंकि पीछे वाइट बैकग्राउंड है ना, आई थिंक इसलिए मुझे ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, घर में भी आप लोग गायब हो गया। हाँ, अगर आप घर में भी देख रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। और मतलब सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही लेना, अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो छत के ऊपर वाइट बैकग्राउंड होता है, तो वहाँ पे जाके ऐसे करके देख लेना, तो आपको जल्दी दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखो, अगर आप 4 उंगलियां ऐसे करो, आप 4 उंगलियां ऐसे टच करो और ऐसे थोड़ी उंगलियां खोल के टच करो, और इसको भी वाइट बैकग्राउंड ले लो, कोई वाइट बैकग्राउंड ले लो, और वाइट बैकग्राउंड लेके पहले 10 सेकंड तक तो बीच में घूरते रहो और 10 की गिनती गिनो, और गिनने के बाद फिर जब आपकी 10 की गिनती पूरी हो जाए तो उसके बाद में आप धीरे से आधा इंच सिर्फ अलग करो बस उंगली को। तो आप देखोगे कि उंगली के चारों तरफ जो आपने चारों उंगलियां खोली है ना, इस हाथ की भी उस हाथ की भी, आपको सारे उंगलियों में और उस उंगली से निकलती हुई जो रेस है वो आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली आपको दिखाई देगी। सेंटर में लगातार मिनिमम 30 सेकेंड्स देखते रहना है, तो फिर वो धीरे धीरे जो रोशनी है आपको महसूस होने लग जाएगी। पर वाइट बैकग्राउंड लेना है आपको। कलर दिख रहा है पूरा ब्लू, हाँ कंप्लीट दिख रहा है। हाँ, तो बस तकनीक सिंपल सी है कि आपके उंगली के चारों तरफ भी रोशनी है भाई। तो ये कलर्स का क्या मतलब है? ये हमारे ऑरा के भी ऑरा कलर्स का, होते हाँ हैं? देखिए, अभी मैं ना ऑरा के कलर के बारे में अभी बीच में आऊँगा बाद में। जी तो अपना ऑरा का कलर भी लोग जो है महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपने देखा ना, वैसे ब्लू कलर जो है ना, ये कोई प्रोफेशनल टाइप के जो लोग होते हैं, किसी जो मतलब प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं ना, ये उनका ऑरा ब्लू होता है जनरली, इसीलिए वो आपका ब्लू आ रहा है। क्लियर? अगर और मान लो रेड आता तो मैं कहता कि आप सांसारिक ज़्यादा है, खाने पीने में, सेक्स में और पैसों में, इनमें ज़्यादा आपका दिमाग जाता है। अच्छा। तो फिर वो रेड होगा ना, क्योंकि सांसारिक चीज़ों का आकर्षण है भाई। आप समझे ना। अगर आपका वायलेट होता तो मैं कहता आप थोड़ी स्पिरिचुअल मिजाज की हैं। अच्छा। अगर आप ग्रीन कलर बताती तो मैं कहता आप थोड़ी दयावान हैं। आप समझे ना। अगर आप बोलती पिंक है तो आप किसी का दुख देख नहीं सकती, आपको आप परेशान हो जाती हो दुख देख के। ऐसे तो ये अलग अलग जो कलर होते हैं ना, ऐसे तो वो उससे उसकी पर्सनालिटी की झलक आ जाती है उसमें। क्योंकि तो ये जो मैंने फिंगर्स का देखा, तो क्या ये कलर सिर्फ फिंगर्स के शायद आपके चारों तरफ भी। हाँ, अगर मैं आपको कहीं खड़ा करके अगर मैं आपको देखूंगा ना, तो अगर मेरी भी सेंसिटिविटी थोड़ी अच्छी है देखने में। देखिए एक बात ध्यान में रखना है, आप में से कई लोग जो वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें से जो लोग थोड़े सेंसिटिव हो गए ना, उन लोगों को तो बहुत जल्दी दिख जाएगा, जल्दी फील भी हो जाएगा। और लोग थोड़े कम सेंसिटिव है, उनको थोड़ा 2-4 बार ये सेम तकनीक को इस्तेमाल करके मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। तब जाकर उनको महसूस होगा। क्योंकि कई लोग हार्ट टू सेंसेस भी तो होते हैं ना, उनको तो कुछ भी पता ही नहीं चलता, बोलते हैं ना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसीलिए निराश नहीं होना, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है,
हर व्यक्ति चाहे अनपढ़ है पढ़ा लिखा सब कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, अगर वो उन्होंने ये प्रैक्टिस की है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ। उन्हें कौन सा कलर दिखाई दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब देखिए इसी तरह देखिए अब ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे 5 उंगलियां खोलकर अगर मैं वाइट लाइट की तरफ करूंगा, वाइट दीवार की तरफ, तो मेरे अगर मिडिल फिंगर को देखता रहूंगा ना तो मेरे उंगली के चारों तरफ भी ऐसे ऐसे रोशनी दिखाई देने लग जाएगी, उंगली के चारों तरफ भी। अगर मैं मिडिल फिंगर के नाखून को लगातार अगर मैं ऐसे देखता रहूं, ऐसे उंगलियां खोलकर, तो भी मेरे उंगली के चारों तरफ भी मुझे रोशनी दिखाई देने लग जाएगी धीरे धीरे। ब्लू ही दिखाई दे रहा अभी। हाँ नहीं, वो तो आपका और ही ब्लू है तो हाँ। तो अब देखिए ना, तो अब देखिए कि अल्टीमेटली एनर्जी तो वहाँ है ही है ना भाई। हाँ, तो इसलिए उसमें क्या बोलते हैं, कोई डाउट करने जैसी बात भी नहीं है। तो और नहीं दिखा तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना 2-4 बार भाई, और इतनी तो बात है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखिए ये तो मैंने आपको लिविंग चीज़ों का ऑरा बताया ना। अब आपको अगर इसमें अगर प्लांट का ऑरा देखना हो ना, तो आप किसी पौधे को घर में या पेड़ घर में होते हैं आसपास, आप उनकी इस पीक पकड़ लें, ऊपर का अपेक्स, वो ऊपर का पीक पकड़ लें और उसको घूरते रहें, ऐसे स्टेयर करते रहें, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि पेड़ की पूरी ब्लू कलर की ऑरा निकल के ऐसे ना हवा में जा रही है, ऐसे आपको प्रैक्टिकली दिखेगा। और भी अगर आपको ध्यान से और देखना, मजा करना है ना, तो आप क्या करें कि आप किसी बाहर निकलकर आप है ना, बाहर जब आसमान साफ होता है ना, तो आप है ना ऊपर ऐसे 15 मिनट तक आप लगातार आसमान की तरफ देखते रहें। आप 2-3 मिनट के बाद ही आप अनुभव करोगे कि आपको जितनी वाइब्रेशन रेस पूरे यूनिवर्स में चल रही है ना, आपको सब दिखाई देने लग जाएगी। इतनी मजेदार चीज़ है ये। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम कितना जो फाइनर सटल लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर जो वाइब्रेशन चलते हैं वो हमारी नंगी आंखें भी देख सकती है। तो फिर इंस्ट्रूमेंट तो 100% पकड़ेगा ना भाई, ये तो पक्की बात है ना। अच्छा, तो अब इसी तरह अब नॉन लिविंग की भी एनर्जी होती है। मैं वो उसके बारे में हाँ जानने देखिए, बहुत अब excited नॉन हूँ। लिविंग की एनर्जी कैसे होती है। कोई भी एक मुझे आप पेन दे सकते हैं, कोई हाँ जी, पेन। हाँ जी। आपको है ना इसको वाइट बैकग्राउंड लेना है और इसको ऊपर से टिप से पकड़ के है ना, आपको ऐसे उसको 5-6 एक फीट की दूरी पर रखकर घूरते रहना है। ठीक है, तो आपको इसके भी चारों तरफ जो हेलो है ना वो दिखाई देने लगेगा। ट्राई कीजिए। चलिए, आप लोग भी जो घर में बैठे हैं ना, आपके पास भी कोई पेन होगा, तो आप वो पेन या कोई ऐसी कोई चम्मच भी हो, तो आप उसको ऊपर टिप से पकड़ लीजिए और उसको है ना सामने रखकर वाइट बैकग्राउंड लेते हुए उसको घूरते रहिए 30 सेकंड, नहीं तो 1 मिनट ही सही। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि उसके चारों तरफ भी ऊर्जा है। येलो कलर है इसका। हाँ, तो अभी आपने देखिए रोशनी तो है ना। हाँ, मालूम पड़ी ना। करेक्ट है। तो अब देखिए, अब इस बात का सबूत क्या हुआ कि इवन नॉन लिविंग इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग एट लोअर फ्रीक्वेंसी, दे टू हैव एनर्जी फील्ड। हाँ, लेकिन जैसे हमारे हाथों में से निकलते हैं जो क्लियर दिखता है, इसमें बहुत ब्लर। हाँ ब्लर। और देखिए ये चूंकि मैंने कहा ना लोअर फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा ध्यान से देखना होता है। तो ऐसे कोई एकदम मत सोच लेना अरे मेरे को दिखा नहीं भाई। अरे भाई आराम से देखो, 1 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ और उसको देखते रहो। तो 1-2 दिन और प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं दिखा मान लो अभी, तो आप अनुभव करोगे कि सचमुच नॉन लिविंग में भी एनर्जी होती है। क्लियर। तो ये आपने क्या किया, ऑरा को कैसे देखना और कैसे उसको जो है लिविंग नॉन लिविंग का वो आपने अनुभव कर लिया। ठीक है। अब ये जो ऑरा दिखता है ना, इसकी ऑरा फोटोग्राफी जो है अभी से नहीं, 1940 में एक रशियन साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था सेम्योन किरलियन। ही वॉज ए रशियन साइंटिस्ट। उन्होंने पहली बार इस एनर्जी फील्ड को पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। उसका नाम था किरलियन फोटोग्राफी। अगर आप गूगल में जाकर भी सर्च करोगे ना किरलियन फोटोग्राफी, तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो उनके बहुत सारे पिक्चर्स भी इमेजेस में अवेलेबल है गूगल में। तो उसमें है ना लिविंग नॉन लिविंग
उन्होंने दोनों के फोटोग्राफ लिए। अगर आदमी के उंगली की फोटोग्राफ ली तो उसके चारों तरफ एनर्जी उन्होंने पकड़ ली। फिर उसमें पत्ते, पेड़ पत्ते होते हैं, पेड़ों के फूल फ्लावर है और चाबी है, स्पैनर है, उसके अंदर सारे फोटोग्राफ आपको उसमें मिल जाएंगे। हाँ। मैं भी आपको सेंड कर दूंगा तो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं, ठीक है। तो हर लिविंग नॉन लिविंग की एनर्जी को जो है ना आज फोटोग्राफी से कैच किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो चलो पुरानी तकनीक हो गई, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट में अभी ये भी रशियन साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर कोस्टनिन कोर्टकोव। डॉक्टर कोस्टनिन कोर्टकोव करके नाम है। ये इन्होंने GDV का मतलब है गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, जिसको मतलब बड़ा साइंटिफिकली डेवलप किया है, जिसमें उन्होंने ऑरा और चक्रा ये दोनों जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, देख सकते हैं। तो उनके कंप्यूटर पे उनका जो गैजेट्स होते हैं उसमें उस पूरी बॉडी की एनर्जी फील्ड जो है ना वो उनके कैमरे में मतलब कंप्यूटर पे आ जाती है, और वो उसका एक कुछ 15, 20, 25 पेज या 40 पेज की रिपोर्ट बनाकर वो लोगों को दे देते हैं कि चक्रा कैसे काम कर रहे हैं, चक्रा आपके अलाइंड है नहीं है, खिसके हुए हैं, चक्रा खिसकते भी हैं। तो वो सब उसमें ना पूरी फोटोग्राफ में आ जाती है। तो अब वो लेटेस्ट जो है कई मेडिकल डॉक्टर भी यूज़ कर रहे हैं। आजकल जो वेलनेस सेंटर, जो बड़े बड़े आजकल इंटीग्रेटेड सेंटर खुल चुके हैं, वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो इसको आजकल बायोवेल के नाम से जानते हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे ना बायोवेल या GDV तो आपको इस डॉक्टर का नाम भी आ जाएगा, और ये डॉक्टर क्या काम कर रहे हैं रसिया में आपके सामने पूरा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो एक तो वो होता है। फिर इसके बाद में एक और आया, 1990 में आ गया था, वो था ऑरा इमेजिंग सिस्टम। अच्छा। एक डॉक्टर गोगिन करके अमेरिका में है, उन्होंने आदमी के चारों तरफ जो कलरफुल जो एनर्जी, जैसे आपने ब्लू कलर देखा ना, वो एक्चुअली आपके पिक्चर में फोटोग्राफ में भी ऐसी दिखेगी। तो उन्होंने अगर आप जाओगे ना ऑरा फोटोग्राफ्स और गूगल में जाके सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई कलर के वाले फोटोग्राफ मिल जाएंगे। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, ऐसे आपको पूरे दिख जाएंगे। कोई मल्टी कलर्ड है, इंद्रधनुषी है, ऐसे। तो आप देखोगे कि उन्होंने 1990 में ही डेवलप कर लिया था, ऑरा इमेजिंग सिस्टम के नाम से है। आप यही डालोगे ना गूगल में तो भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद डेवलप हुआ 2000 के आसपास में PIP टेक्नोलॉजी, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। उसके अंदर भी आपके चारों तरफ जो ऑरा का ऐसे फोर्स निकल रहा है ना वो उसमें देखा जा सकता है। लेकिन उसके जो डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड है UK में, उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद में 2000 के आसपास में ही हम लोगों ने डेवलप किया डिजिटल ऑरा स्कैनर। हम लोगों ने साइंटिस्टों के साथ मिलकर डेवलप किया। अच्छा। तो उसके अंदर क्या होता है, हम बॉडी के अंदर चार आसपास जितने भी जो ऑरा का फोर्स होता है वो एकदम बड़ा ब्राइट और बड़ा क्लियरली आपका पिक्चर में जो ना वो पूरे उसमें आ जाते हैं। और साथ ही साथ आपके बॉडी में कहीं पर भी बीमारी हो वो आने वाले कई सालों पहले हमें पहले ही उसमें दिख जाती है, क्योंकि उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वो कलरिंग, उसकी कलरिंग वैसे आ जाएगी ना। तो उस कलर के आधार पर मैं आपको ना कुछ फोटोग्राफ सेंड करूंगा तो आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये रेगुलरली फोटोग्राफ होती हैं, ठीक है। तो हम इससे भी जो है ना हम उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं और उनकी बीमारियों को बता भी सकते हैं। और वो 100% जो है अक्सर सच ही निकलती है। मान लो किसी घुटने का मैंने फोटोग्राफ लिया, उस समय दर्द तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं और कलरिंग चेंज आ रही है, तो मैं उसको कहूँगा भैया तेरे घुटनों में चेंज तो आ चुके हैं, कभी भी तुझे तकलीफ आ सकती है। तो सचमुच मुझे वो कुछ महीनों के बाद आकर कहता है कि सर आपने तो उस समय बताया था तो मैंने केयर नहीं किया, लेकिन आज मेरे घुटने जो है जॉइंट्स पेन शुरू हो गए मेरे। तो मतलब इसे ये कहा जा सकता है कि आपके ऑरा में बीमारी पहले ही आ जाती है। हाँ, ऑरा में देखिए हमेशा बीमारी पहले आती है। ओके। और उसके बाद में फिजिकल लेवल पर मैनिफेस्ट होती है यूं। हाँ देखिए, जब तक अब देखिए ना आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन में, लीवर में धीरे 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 चेंज आ रहा होता है और बाद में जब वो खराब हो जाता है पूरी तरह, तब जाके आपको टेस्ट में पता चलता है ना। तो बहुत फिर लास्ट में देखिए ना, अभी जब तक आपका अभी लीवर आपका जैसे कहते हैं सूज गया, पर आपको तो भूख लग रही है, आप तो बराबर खाना खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, अभी सिम्टम नहीं आ रहे हैं। देखिए बॉडी का सिद्धांत क्या है कि इवन 90% भी अच्छी तरह 90% भी खराब हो गया किडनी,
और 10% अभी भी काम कर रही है, लिवर भी या किडनी, तो भी आपको पता नहीं चलने देगी, क्योंकि आप तो रोज नॉर्मल चल रहे हो। करेक्ट। हाँ ऐसे। तो इसलिए क्या होता है, पर ये आने वाली जो बीमारियां हैं ना, हम उसको ऑरा में पहले ही हम जान सकते ये हैं। हम लोग नहीं डिडक्ट कर सकते घर बैठ के कि मेरे में घर बैठ के देखिए, ये घर चीज़ बैठ नहीं के कर इसलिए नहीं कर सकते हाँ। कि जैसे घर बैठ के आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, घर बैठ के आप correct, एमआरआई नहीं आपको कर जाना ही सकते। पड़ता है, तो भाई ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये तो फिर पर्टिकुलर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ेंगे तभी जानकारी मिलती है। क्लियर। लेकिन फिर भी ये एक सिंपल वे में हम जो ऑरा देखना, फील करना जो बोलते हैं ना, ये हम लोग कर सकते हैं। देखिए वैसे देखा जाए ना, आपने घर बैठकर देखने की बात की ना, एक्चुअली देखा जाए हर ऑर्गन एक सर्टन वाइब्रेशन के अंदर कंपित हो रहा है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप और हाथ को सेंसिटिव बनाकर अपने एक एक एरिया में जाएं, मान लो मेरी लेफ्ट आई, मेरी राइट आई कमज़ोर है कि लेफ्ट आई कमज़ोर है, मेरा लेफ्ट ईयर कमज़ोर है, मेरा राइट ब्रेन कमज़ोर है कि लेफ्ट ब्रेन, मुझे नहीं मालूम ना। आपने ऐसे ऐसे हाथ करके आपने अगर चेक किया तो आपको लगा अरे यार राइट ब्रेन में तो यहाँ तक एनर्जी जा रही है और लेफ्ट ब्रेन मेरा तगड़ा आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये ब्रेन बड़ा कमज़ोर है। तो है तो ऑरा इधर कम ज़्यादा, ऑरा क्या है, कम या ज़्यादा ही तो हो रहा है ना भाई। तो अगर वो सेंस करने की आपके अंदर तकनीक आ गई तो देन यू कैन सेंस एनीथिंग इन योर बॉडी। इवन आप किसी को लेटाकर अपने घर में भी उसके लेफ्ट किडनी पे हाथ ले जाओ, राइट किडनी पे हाथ ले जाओ, कमर पे हाथ ले जाओ, घुटने पे हाथ ले जाओ, ले जाके पहचान कर लो भाई ऑरा इतना है, इतना है, इतना है, आइडिया आ जाएगा। अगर बीमार होगा, दर्द हो रहा है तो उसके आपको थोड़ा नीचे मिलेगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा, और नहीं ठीक है तो रेखी करो उसको हाथ देकर। रेखी करो, खुद की रेखी करो, फिर बाद में चेक करो तो लगेगा फ़ायदा हो गया। इस तरह से तो रेखी सिखाई इसलिए भाई कि तुम अपना उपचार खुद कर सको और किसी पे निर्भर न रह सको और दवा डॉक्टर से बच के रह सको। बिल्कुल। और रेखी सीखने के लिए आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। हाँ, पार्ट 1 जो है जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। क्लियर। तो अब ये ऑरा के बारे में देखिए, अब हम ये तो सब जान गए कि भाई हम ऑरा को कैसे फील करना, कैसे देखना, ठीक है ना। अब हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो कैमरे के अलावा, जिसे हम ऑरा को मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। अब मैं लास्ट पार्ट में आ रहा हूँ कि हाउ टू मेजर द ऑरा। ठीक है ना। देखिए मेजरमेंट करने में क्या होता है, इस तरह की एक कॉपर रॉड होती है। ये हमारे ये सब जगह तो मिलती नहीं है, सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग जानते हैं वही रखेंगे ना। तो ये हमारे सेंटर पे मिलती है। तो आप हमारा पता दे देंगे तो हम वो लोग हमसे मंगवा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉपर रॉड होती है ना, ये देखिए ये 2 कॉपर रॉड होती है इस तरह की। तो इस कॉपर रॉड में क्या होता है कि ये इसको आपको ऐसे यहाँ से आधा इंच ऊपर करके आपको ऐसे मुट्ठी बांध देनी होती है। ठीक है। और यहाँ से भी मैंने आधा इंच ऊपर रख के मुट्ठी बांध ली, मतलब मुट्ठी को बांध लेना है, लेकिन ग्रिप नहीं रखनी है, हाथ में फ्री रखना है। ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे पैरेलल रखूंगा और पैरेलल रख के अब मैं किसी के सामने किसी को कहूँगा कि भैया तू 10-12 फीट से दूर से आ, तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे उसका ऑरा तो 10-12 फीट 15 फीट का कुछ तो होगा। ठीक है। अब वो जैसे उसका ऑरा का फोर्स मेरे इस कॉपर रॉड से टकराएगा तो धीरे धीरे मेरी रॉड जो है ना उस वाइब्रेशन को पकड़ने के बाद ऐसे खुलने लग जाएगी अपने आप, ऐसे ऐसे करके खुलने लग जाएगी। ठीक है। तो ये अभी आपने मेरे सामने नहीं आपका वो तो मैं जानबूझ कर खोला मैंने, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो मतलब अगर कोई ऐसे करेगा तो अपने आप खुल जाएगी। अच्छा। और अगर मतलब ये ऐसे अगर ये खुल रहा है तो मतलब उसका मतलब है देखिए और ये अपने आप तो खुल नहीं रहा है, आप तो खोल नहीं रहे हो भैया, आपने तो खाली ढीला पकड़ा हुआ है। तो अब उसका ऑरा का फोर्स इसको आके टकरा रहा है, इसके कारण उसका ऑरा खोल रहा है, इसको हम नहीं खोल रहे हैं। आप समझे ना। तो इसी तरह घर में अगर आप किसी को खड़ा कर दोगे और आप रॉड को ऐसे रखोगे तो आपका ऑरा जो है अपने आप जो है ऐसे जो है उसका ऑरा खुलने लग जाएगा। क्लियर। ठीक है। और ये खुलने लगता है तो ये जितना एक्सपैंड जितना होता देखिए नहीं वो तो बात देखिए पूरा तो खुलने की जरूरत नहीं होती। क्यों? जहाँ से खुलना शुरू हुआ वो इसका मतलब है कि उसका ऑरा तो आ गया, अब तो वो इनर ऑरा और नजदीक आएगा और नजदीक आएगा तो ज्यादा खुलता जाएगा, तो इसलिए वो इतना नजदीक लाने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्लियर। अच्छा। तो इसी तरह हर चीज का ऊर्जा क्षेत्र, मैंने कहा ना, लिविंग नॉन लिविंग वाटर फूड एनीथिंग यू कैन चेक, इससे ये कॉपर रॉड इतना काम करती है। ठीक है। तो अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन एनर्जी तो फील्ड चेक कर ही सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका एक और तरीका क्या, अभी जैसे ये पानी का गिलास हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं ना इसको अपने सामने रखता हूँ,
अब ये बॉटल्ड पानी है, पता नहीं कब कितने दिनों का, हमें नहीं मालूम। हो सकता है, देखिए जब पानी फ्लो नहीं करता ना तो उसकी एनर्जी लो होती है। तो अब हो सकता है बहते हुए पानी का अगर मैं ग्लास लूँ तो हो सकता है उसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा मिले। तो और अगर ये पानी रखा हुआ है तो पता नहीं कैसी एनर्जी होगी। तो अब देखिए मैं इसकी एनर्जी फील्ड को ना अब मैं रियल में चेक कर रहा हूँ। अभी मैं रियल में आ रहा हूँ। मैंने रॉड को हाथ में ग्रिप फ्री रखी है और मैंने रॉड को खुलने के लिए लायक रखा है। अब देखिए, अब आप खुद अनुभव कर रही है, मैं जैसे जैसे पास में आता जा रहा हूँ आप देख रही हैं कि मेरी रॉड जो है खुलती जा रही है ना। है देखिए, अब मैं इसके जैसे से मैं इसके पास आता जा रहा हूँ, आप अनुभव कर रही है कि मेरे हाथ में रॉड जो है लगातार खुलती जा रही है। करेक्ट, क्लियर। तो ये पानी का ऑरा, मुझे इतना बड़ा ऑरा है जो मेरे इस कॉपर रॉड के ऊपर चेक कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पानी का ऑरा हो गया। अब चलिए, ये तो पानी तो चलो अच्छा है, पॉजिटिव है, पर मैं आपके सामने अब कोको कोला की एनर्जी, ये कोको कोला की एनर्जी है। ठीक है, तो अब कोको कोला की जो एनर्जी है ना, ये चूंकि इसकी एनर्जी सचमुच में डाउन है या अब मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं इसको चेक करके बताता हूँ। देखिए, अब मैं धीरे धीरे इसके पास में आ रहा हूँ। अब देखिए, पानी की तो इस एरिया पे यहाँ से शुरू हो गई थी एनर्जी, पर अभी तक इसकी मेरे पास में शुरू नहीं हुई। अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ कि मैं इसके बहुत नजदीक भी आ गया, लेकिन रॉड देखिए मेरी है ना बहुत कम, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खुली है, बस इतनी सी। मतलब इतनी लो एनर्जी का फूड है ये कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। और यही देखिए, अभी इसी के सामने इस तरफ पानी का ग्लास बॉटल रखा हुआ है। अब मैं वापस अगर देखिए मैं पानी की तरफ जाऊंगा ना, अब देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अब आप इसको नोट करना, आप देखोगे कि अब देखिए इसकी रॉड देखिए अब धीरे धीरे खुलने लग रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम से कम 1 फीट 1.5 फीट के आसपास तो है। इसकी तो 1-2 इंच है, इतनी लो एनर्जी है। अब जैसे ये बनाना है, हाँ बनाना, देखिए अभी इसी तरह अगर मैं ब्रेड की करूंगा तो एनर्जी शायद नहीं आवे, क्योंकि उसमें लाइव एनर्जी नहीं है, पर ये तो एनर्जी फूड है भाई। अब मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब मैं इस केले की एनर्जी को मापता हूँ। ठीक है, अब देखिए केले की एनर्जी मापने के लिए, हाँ मैं थोड़ा हटा सकता हूँ माइक। देखिए मैं इस केले की एनर्जी को जो है ना, अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं ऐसे आ रहा हूँ और मैं धीरे 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 अब केले की तरफ आ रहा हूँ। अब आप देखिए, मैंने खाली रॉड को बस हाथ में ढीला रखा है। आप अनुभव कर रही है कि मैं केले के पास आ रहा हूँ। उसके पहले आप देखिए पानी से भी ज़्यादा इसकी देखिए मेरी रॉड जो देखिए इतनी खुल चुकी है। मैं यहाँ से मेरी रॉड खुलती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ मैंने की तो लोग कह सकते हैं शर्मा जी ने खोल दिया, मान लो एग्जाम्पल, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप करें। ठीक है, तो आपको इसको आप भी माइक हटा दें मेरे ख्याल से। देखिए आप भी क्या करें, पहले तो मैं ना आपको पानी का ऑरा पहले मेजरमेंट करवाता हूँ। ये पानी है आपका, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा 1 फीट दूर रखिएगा और आप हाथ में खाली नहीं, थोड़ा और नीचे कर लीजिए, थोड़ा रॉड नहीं ज़्यादा ऊपर है, आधा इंच रखिए सिर्फ ऊपर, ज़्यादा मत रखिए। और इसको ग्रिप को पकड़कर आप है ना पैरेलल नहीं, इसको नीचे ऐसे टेढ़ा मत कीजिए, आप सीधा ही रखिए और ऐसे पैरेलल रखिए, पैरेलल, ठीक है ना। अच्छा पैरेलल रखने के बाद में अब आप धीरे धीरे है ना आप पानी की तरफ आइए और मन में आप एक इंटेंशन कीजिए, स्कैन द ऑरा एनर्जी ऑफ दिस वाटर, ऐसे बोलिए आप, ठीक है। और धीरे धीरे पानी के पास आते रहिए, आते जाइए पानी के पास। आपको रॉड झुकाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आप सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कि वो जैसे से पानी के पास आ रही है, आप तो रॉड नहीं खोल रही ना, नहीं पक्की बात, ये तो ऐसा लग रहा है कुछ टच हो रहा है। हाँ, तो अब आप महसूस कर रही हैं कि आप जैसे से पानी के पास आ रही हैं, आपकी रॉड जो है वो खुलती चली जा रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है सामने से कुछ चीज हिट हो रही है। हाँ, कोई हिट हो रही है और उसको फोर्स कर रही है, तो ये पानी का ऑरा है, आप समझे ना, इस तरह से। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बनाना का देखते हैं आप। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया, अब बनाना का देखते हैं। ये बनाना है, अब इसका ऑरा कैसा देखते हैं हम लोग। मन में इंटेंशन कीजिए कि स्कैन द एनर्जी फील्ड ऑफ दिस बनाना। थोड़ा रॉड सीधी रखिए, क्योंकि वो टेढ़े करने से कई बार है ना वो अपने आप से भी बाहर से भी ना खुल जाए यूं। हाँ, ऐसे सीधे रखिए और सीधे आते रहिए आप आराम से।
आप देखोगे कि अब देखिए, अब आपका रॉड जो है काफ़ी स्ट्रांगली खुल रहा है, क्योंकि आप एक लाइवली फूड का आप एनर्जी चेक कर रहे हो आप, और आपको उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, यू आर नॉट गोइंग टू दैट एरिया, आप तो वहाँ जा भी नहीं रही है, समझ गए ना? बस दैट्स ऑल, सो सिंपल। तो इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। अच्छा, अब यही देखिए क्या होता है, कई बार लोग जो पकड़ने में गलती कर जाते हैं ना, तो फिर इसके लिए, लेकिन ये थोड़ा फिर कॉस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है, कि इसमें फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया हुआ है। अच्छा, जो पकड़ने के, होल्ड करने के लिए हाँ जी, तो इसको यहाँ पे ना, ये अभी हाथों में बिल्कुल हमारे हाथों में तो पकड़ा नहीं हमने, तो अब ये, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा ढंग से, और बैलेंस करने की कला आनी चाहिए, तो तभी जाकर जो है आप इससे भी सेम काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे कर जाऊँगा तो ये भी देखिए ऐसे ही रॉड देखिए कि खुलती जा रही है इस तरह से, तो सेम देखिए, मतलब रॉड खुलती है, सीधी सी बात है, बस ये समझ लें। तो इंस्ट्रूमेंट सेम ही है, ये भी इसी तरह, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सब ये भी सब इंस्ट्रूमेंट सब ऐसे मतलब मूवमेंट करने के लिए होते हैं। तो ऐसे कम से कम 10 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास में। आपने देखा आंचल जी के कैसे हम हर चीज़ की ऊर्जा, पानी हो, खाना हो, फल फूल हो, पत्ते हो, पेड़ हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनीथिंग कैन बी सीन, एनीथिंग कैन बी मेजर्ड। मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मतलब मैं पहले सुनती थी, देखती आती थी, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखी है तो बहुत अच्छा लगा है। एंड मैंने जब अपना ऑरा चेक किया तो ये तो बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा और बहुत यूनिक चीज़ थी मेरे लिए भी। एंड आई एम श्योर कि मेरे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं दिखा होगा कोई ना कोई कलर। अगर आपको दिखा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर, अभी बहुत सारे सवाल मेरे मन में और भी हैं, लेकिन क्योंकि समय की रफ्तार को देखते हुए मैं लेकिन चाहूंगी कि आप दोबारा आएं और इसी टॉपिक को हम लोग आगे और कवर कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे और लोगों को जरूर गाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि भाई इतनी सिंपल सी साइंस है, हर आदमी को जानना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच सर, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। मेरे भी बहुत बहुत शुभकामना, सबको बहुत बहुत नमस्कार।